हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर हम लोग निपुण सीरीज लाए हैं, जिसमें कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को उसके विभिन्न आयामों के साथ। इसमें तुलनात्मक अध्ययन शैली लाया गया है पहली बार यूट्यूब पर, ताकि किसी विषय के संदर्भ में, किसी टॉपिक के संदर्भ में आप तुलनात्मक रूप से उसका आकलन कर सके। और बेहतर उत्तर लेखन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस शैली के साथ उत्तर लिखें। यह सीरीज केवल 71वीं बीपीएससी के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है। यह 72वीं 73वीं अगर जो स्टूडेंट अभी इससे तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। आने वाले समय में आप बेहतर और भी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते इस टॉपिक को। हम लोग कवर क्या करेंगे, किस तरीके से हम टॉपिक को बेहतर बनाने का प्रयास किए हैं। सबसे पहले देखिए, टॉपिक में हम लोग पाल कला संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो PYQ मेंस PYQ के तौर पर आपका आया हुआ है। तो इसमें हम इससे समझ पाएंगे दशा इसका क्या था, प्रश्न का दिशा क्या रहा है। आने वाले समय में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उसके अलावा शेष कौन से टॉपिक रहे जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस सारे संभावित प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे, टॉपिक को देख लेंगे। नेक्स्ट है पाल कला संबंधी हम परिचय को देखेंगे। परिचय इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इस सेशन में चला रहा, ताकि कुछ मानक शब्दों का प्रयोग आप लोग कर पाए, सीख पाए। क्योंकि जो भी हमने पीछे एक्सपीरियंस किया मेंटरशिप के दौरान, बहुत से बच्चों का जो कॉपी देखा जाता है तो उसमें केवल औसती शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो अमूमन सभी बच्चों में होता है। तो यह प्रभाव क्या होता है ना, अगर परिचय और भूमिका की बात कर ले और हम इसकी बात कर ले, जब इसके निष्कर्ष की, अगर आपके शब्दों में बेहतर उत्तर नहीं हो पाता है तो कुछ अंक कम मिलते हैं, जिससे आपके पूरे रिजल्ट को प्रभावित कर देता है। तो हम इस पर थोड़ा सा सुधारात्मक रूप से इसे शामिल किए ताकि आप इससे कुछ सीख सके और बेहतर कर पाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कलात्मक विशेषता। तो कलात्मक विशेषता में हम लोग देखेंगे कि बिहार में इस कलात्मक विशेषता इसकी क्या रही थी, भारतीय क्षेत्र में क्या रहे थे, और विदेशी भूमि पर इसका कलात्मक विशेषता क्या रही। साथ ही साथ इस कला के विकास में किन किन क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन किया, तो हम सारे पक्षों को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पाल कला पर देसी और विदेशी कलाओं का प्रभाव। समकालीन दौर में किस प्रकार से देसी कलाएं थी जिस पर यह प्रभाव देखने को मिला। अन्य मंदिर शैली के साथ इसका क्या तुलनात्मक अध्ययन रहा, उसे हम लोग देखेंगे। या हम उससे पहले बात कर ले मौर्य कला, गुप्त कला किस प्रकार की अपनी विशेषता रखती थी, द्रविड़ शैली किस तरह की विशेषता रखती थी, और उस दौरान पाल कला जब अपने कालखंड में अपना चरमोत्कर्ष पर था तो वो किस रूप से प्रभावित रहा। तो सभी पक्षों को हम देखेंगे। फिर उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे पाल कला संबंधी विचारकों की राय। तो यहाँ पर लोग दो तरीके से देखेंगे, एक देसी राय क्या थी और एक विदेशी राय क्या थी। अर्थात विदेशी राय की बात में, देसी राय राष्ट्रीय जो हमारे विचारक रहे हैं, भारत के जो विचारक, उनका क्या इस पाल कला के संबंध में अपने राय थे, कौन कौन से किस प्रकार की वो कोटेशन का प्रयोग किए थे जिससे आपको प्रश्न बनाया जा सकता है। विदेशी जो राइटर रहे हैं उनका क्या विचार था पाल कला के संबंध में। तो इस सारे पक्ष को देखेंगे। अगर हम तुलना की बात कर लें तो पहले हम लोग समकालीन तुलना कर लेंगे, समकालीन कलाओं से तुलना, साथ में उसके आगे हम लोग पूर्ववर्ती कलाओं से तुलना करेंगे और प्रचलित मंदिर शैली से तुलना करेंगे। 3 तुलना आधार बनाएंगे, जिसके आधार पर आप समझ पाइएगा अंतिम निष्कर्ष के तौर पर कि पाल कला है ना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, अंतिम उसको कड़ी क्यों बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग साक्ष्य की बात करेंगे, पाल कला के साक्ष्य। तो हम लोग यहाँ 3 रूप से साक्ष्य को देखेंगे। पहला देखेंगे बिहार में इसके क्या साक्ष्य मिले हैं। दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर बिहार छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसका क्या साक्ष्य मिला है। उसके बाद विदेशों में इसका क्या, विदेश भूमि पर इसके क्या साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि जब मैं अंतिम कड़ी बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ से आपका जो लिखने का जो शैली होना चाहिए, उत्तर वो होलिस्टिक होना चाहिए। रीज़न उसके पीछे है कि जब हम इसकी कल्पना करते हैं पाल कला का, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित कलाओं का विकास करता हुआ दिखता है। तो बौद्ध धर्म जैसे जैसे विकसित हुआ था, जिस जिस क्षेत्रों में अपना अवशेष छोड़ा, वहाँ भी पाल कला का अवशेष मिलता है। तो इस संदर्भ में हम 3 तरीके से इसका साक्ष्य देख लेंगे, बिहार में, राष्ट्रीय स्तर पर, और विदेशों में इसकी क्या रही है साक्ष्य के, पाल कला के साक्ष्य किस रूप से मिले हैं। उसके बाद आलोचनात्मक पक्ष भी देख लेंगे, इसका क्या रहा है। इतनी कला विकसित होने के बावजूद भी, सभी कलाओं से इसका तुलना होने के बावजूद भी, विदेशी और विदेशी राज्यों के सकारात्मक विचार होने के बावजूद भी इसके कुछ आलोचना के पक्ष है। तो हम उसे देखेंगे और बेहतर करने का प्रयास करें कि हम इसमें क्या और भी चीज़ें समझ सकते हैं। अंतिम में देखेंगे इसकी वर्तमान प्रासंगिकता को भी देख लेंगे।
और लास्ट में जाते जाते हम लोग निष्कर्ष का कुछ बिंदु आप लोगों को देकर जाएंगे ताकि आप बेहतर कर पाए। तो कुल मिलाकर बात है कि इस कंप्लीट जो टॉपिक एनालिसिस है CTA, उसमें आप सारे पक्षों को एक टॉपिक में देख लेंगे। तो अंतिम तक बने रहिएगा, नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें सीखने के लिए समय थोड़ा देना पड़ता है। और कोशिश कीजिएगा कॉपी पेन निकाल के जो भी पॉइंट आपको लगता है लिख सकते हैं और उसका थोड़ा सा क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं। हालांकि आपको पेड ग्रुप में आपको यह PDF A4 साइज में दिया जाता है ताकि आप बेहतर कर पाए। चलिए हम लोग बात करते हैं PYQ पर। तो देखिए इस पर 4 प्रश्न अभी तक जो 41वीं BPSC से लेकर 65वीं BPSC तक पूछा जा चुका है। पर प्रश्न जो पूछा गया है उसकी सीमित दायरे हैं, जो आप कहीं से भी पढ़कर है ना आप दे सकते हैं। पर जब आप इसी को आधार बनाकर अपना पूरा BPSC 71वीं BPSC की रणनीति बनाइएगा ना, तो क्या होगा कि आप अपना गला काटिएगा। गला काट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो करिएगा। रीज़न उसके पीछे है कि आयोग के द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया, अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार कीजिए, अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाइए। वो PT में आप लोगों को देख रखे होंगे। तो मेंस में ये गलती एकदम बिल्कुल करके नहीं जानी है। इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जा चुके वो तो आने की संभावना रहेगी ही रहेगी। अगर मान लीजिए इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न पूछे जाते तो उसके लिए पहले से आप तैयार रहें। तो इसके लिए हम आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को रखने का प्रयास करें इस सीरीज के तहत, ताकि आप बेहतर कर पाए। क्योंकि आप अपने स्तर पर जब इसे ढूंढने का प्रयास कीजिएगा अतिरिक्त टॉपिक को, तो पूरा समय, पूरा दिन लग जाएगा, 1 सप्ताह लग जाएगा, नहीं मिलेगा। पर ध्यान रखिए हम कुछ घंटों में सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाल कला की प्रधान विशेषता क्या थी। विशेषता से प्रश्न पूछा गया है। फिर उसके बाद प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कर रहा है। 2 टॉपिक आपका हो गया। स्थापत्य और मूर्ति कला की मुख्य विशेषता। तो कुल मिलाकर पाल कला के जो स्थापत्य है प्रधान विशेषता, उसमें से 2 टॉपिक को, सब टॉपिक को निकालकर आपको प्रश्न बनाया गया था। नेक्स्ट है पाल कला था भवन निर्माण कला की विशेषताओं स्पष्ट कीजिए था बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध। तो ये 3 प्रकार के टॉपिक से आपको प्रश्न बनाए गए हैं पाल कला से। एक तो विशेषता से प्रश्न बनाया गया, एक आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है विशेषताओं के लिए। फिर उसके बाद भवन निर्माण कला को आधार बनाते हुए बोला गया उस पर बौद्ध धर्म का क्या संबंध था। तो 3 प्रकार के टॉपिक से प्रश्न बनाए गए हैं। तो इसके शेष जो टॉपिक रह गए हैं उससे आपको प्रश्न बनाए जा सकेंगे, जो आपको मैं पहले ही विशेष सूची में बता रखा हूं कि किस प्रकार के टॉपिक बच गए हैं जिस पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान क्या रखना है ना कि जब हम पाल कला की परिचय की बात करते हैं, तो जब आप किसी कला की बात कर रहे हैं किसी कालखंड के दौरान, तो वो केवल उसी का परिणाम नहीं होता है। वो या तो पूर्ववर्ती जो हमारे कलात्मक विकास हो रखे हैं उसका उत्तरवर्ती चरण होता है। वो ढलान पर भी हो सकता है, उत्कर्ष पर भी हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना, जब हम 8वीं से 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप को बहुत प्रभावित करता है यह जो पाल वंश था। उसने क्या किया, बिहार, बंगाल जैसे विकसित क्षेत्रों का अपना साम्राज्य स्थापित किया। और फिर उसके बाद जब कलात्मक विकास में बात करते हैं तो यह ध्यान रखिएगा, न केवल यह शैली न केवल भारतीय कला इतिहास में बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दक्षिण एशिया में बौद्ध जो धर्म था वो प्रचार के लिए आगे बढ़ता है, उसका विस्तार होता है। तो पाल कला इस समय बौद्ध धर्म को क्या कर रहा था, संरक्षित कर रहा था। तो उसकी कलात्मक विशेषता भी वहाँ तक पहुँची। तो इसलिए भारतीय जो इतिहास में ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में इसका छाप तो पड़ता ही पड़ता है, पर यह दक्षिण एशिया था, विदेशी भूमि तक जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेपाल, तिब्बत, चीन तक भी इसकी कलात्मक विकास पहुंचता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप का दर्शन लेकर चलना है। क्लियर है? इस तरीके से आगे बढ़ना है। पाल शासक बौद्ध धर्म विशेषकर महायान वज्रयान परंपराओं का महान संरक्षक माने जाते हैं। तो ध्यान रखें, जैसे ही महायान वज्रयान कॉन्सेप्ट आता है तो मैंने आप लोगों को मौर्य कला में ही बताया था कि जब वज्रयान आता है तो उस कलात्मक विशेषताओं में क्या एक ऐड हो जाता है पॉइंट कि वहाँ पर जादू टोना वाला कॉन्सेप्ट होगा। फिर उसके बाद यह आगे चलकर क्या होता है, आम लोगों की समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के कलात्मक विकास बढ़ जाते हैं। जो मौर्य कला में जो आप देखते होंगे, उसके बाद गुप्त कला, उसके बाद द्रविड़न शैली में जो समान
लोगों से जीवन यापन से जुड़ा हुआ कलात्मक विकास होता हुआ दिखता था। यहाँ पर क्या होता है कि वज्रयान के प्रभाव में आकर चीज़ें बदल जाती हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद नालंदा, विक्रमशिला और सोनपुर महाविद्यालय जैसे केंद्र कला, शिक्षा और संस्कृति का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर शिक्षण संस्थानों के माध्यम से संरक्षण किया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भित्ति चित्रों और कांस्य की जो मूर्तियाँ, प्रतिमाओं और पांडुलिपि चित्रों के माध्यम से पाल कला और भी उत्कृष्ट होता हुआ दिखेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पांडुलिपि चित्रों की बात हो रही है, यह विशेषता इसकी रही थी। कांस्य मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, भित्ति चित्र आपको अन्य कलाओं में भी दिखती हुई दिखेगी, पर ध्यान रखिएगा जितना पांडुलिपि चित्रों का, हालांकि ध्यान रखिएगा भारत सरकार के पास अभी 14,000 पांडुलिपि का संरक्षण किया गया है विभिन्न कालखंडों में। हम बात करें सो आपको मौर्य काल से स्टार्ट करें या उससे पूर्व की स्टार्ट करें तो आपको अभी तक मुगल काल तक के जो संरक्षण है, सारी चीज़ें आपको संरक्षित करके 14,000 पांडुलिपि चित्रों का संरक्षण है, जिसमें से बहुत सा स्थान पाल कला का रखता है उन चित्रों में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान रखिए, पाल कला न केवल भारतीय बौद्ध कलात्मक परंपरा की पराकाष्ठा थी, बल्कि भारत के बाहर नेपाल, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का एक जरिया भी बन गया, या गाथा प्रचार का गाथा भी बन गया। तो जैसे जैसे शासन प्रशासन के एवज में बौद्ध धर्म विकसित होता गया, पाल कला भी उसी रूप से विकसित होती गई सर, और विस्तार उसका होता गया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है भारतीय सभ्यता का आध्यात्मिक सौंदर्य और शिल्प कौशल को क्या करता है, अनमोल प्रतीक के तौर पर स्थापित कर देता है। तो इस तरीके से आप पाल कला के परिचय संबंधित कुछ संदर्भों को लिखिएगा। अगर शॉर्ट में प्रश्न आए तो कुछ इससे क्या करना है, शॉर्ट करके इसको लिखना है, जो आपको लगता है बेहतर करके। लॉन्ग में आता तो इतना इनफ है, आप इसे बेहतर कर सकते हैं या अपने शब्दों के साथ और भी बेहतर लिख सकते हैं। तो प्रयास जरूर कीजिएगा इसको बेहतर करने का। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम पाल कला की विशेषताओं को, तो मुख्य रूप से 3 वर्गीकरण इसका किया जा सकता है, जैसे मूर्ति कला, स्थापत्य कला और चित्रकला में। अब मूर्ति कला में हम कांस्य मूर्ति की देखते हैं, प्रस्तर मूर्तियाँ और मृण मूर्तियों का वर्गीकरण देखते हैं। इस तरीके के कलात्मक विकास होता हुआ पाल कला में दिखता है। स्थापत्य में जाते हैं तो चैत्य, स्तूप, मंदिर, इस तरीके के आपको कला स्थापत्य शैली पाल कला में होता हुआ दिखेगा। लास्ट में आपको महाविहार, एक अलग कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। महाविहार भी यहाँ पर अधिक रूप से सृजित होते हैं, निर्मित होते हैं, उसका विकास किया जाता है, क्योंकि यह महाविहार क्या था, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के लिए केंद्र बिंदु के तौर पर इसको स्थापित किया जाता है। बौद्ध धर्म को आध्यात्मिक जो ज्ञान बढ़ाना था उसके लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वर्णित होता हुआ दिखेगा। वहीं चित्रकला की बात करें तो पांडुलिपि और भित्ति चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भित्ति चित्र उसे बोलते हैं जो दीवालों में चित्र बनाया जाता है, और पांडुलिपि जो पहले क्या होता है भोजपत्रों पर निर्मित होता था, बाद के दिनों में आपको कांसे का जो आपको पतली सी परत होती थी उस पर बनाया जाता था गोद कर, तो पांडुलिपि के माध्यम से इसे विकास होते हुए दिखते। तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण पाल कला विशेषताओं को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इंफोग्राफिक बना सकते हैं ताकि और बेहतर हो सके। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जब इसकी पाल कला विशेषताओं में केवल मूर्ति कला की, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो धातु व पत्थर मूर्तियाँ, इस पर विशेष रूप से आप सबसे पहले इस मूर्ति को देखिए। अलोकेश्वर का मूर्ति यह है जो आपको देख रहे होंगे अभी भी वर्तमान में जब टूटी फूटी अवस्था में है, तो इसका सौंदर्य आप देख सकते हैं किस रूप से वह अभी भी दिख रहा है, और यह संरक्षित है। पटना के म्यूजियम में भी संरक्षित है, कलकत्ता के म्यूजियम में संरक्षित रखा गया है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। अब धातु और पत्थर मूर्तियों की बात करें तो पाल कला मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर और कांस्य के बनाए जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट है, काले बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, उसके अतिरिक्त कांस्य मूर्तियाँ हुआ करती थी। तो यह देखिए काले बेसाल्ट पत्थर का बना हुआ मूर्ति है जिस पर जंग लगा हुआ, इस तरीके से चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब है कि सजीवता और बारीकियों को क्या किया गया था, सजीवता और बारीकियों को बेहतर तौर पर आपको सृजित किया गया था कि उसमें बेहद सजीव और बारीक कारीगरियों का मिसाल पेश किया जा सके। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कुंडल पहने हुए तो ये दिखाया गया, इन पर जो सिंहासन बनाया गया उसे दिखाया गया, उंगली का जो भाव है वो दर्शाया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पैर का जो भाव है, अंगूठे का, उसके अन्य उंगलियों का भाव है वो भी दिखाया गया है। तो समझ सकते हैं एक व्यक्ति अगर बैठता है आसन पर तो उसे किस रूप से कष्ट हो रहा है, उस भाव को भी दिखाया गया
गया। अर्थात यह कहने का मतलब है कि जब हम सजीवता की बात करते हैं, उसकी भावनात्मक कारीगरता की बात करते हैं, तो वो जो व्यक्ति विशेष के तौर पर अंकित करना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है, तो यह प्रदर्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो किस रूप से अपने पहनावे को दर्शा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यह आपको जानना है कि इसकी बारीकी कारीगरी का मिसाल देता है। जो हर कलाकार जो कला का विकास हुआ हर कालखंड में, वो आपको अमूमन दिखेगा। वहीं हम बोधिसत्व, तारा और अलुप्तेश्वर बुद्ध की प्रतिमाएं पाल मूर्ति कला की प्रमुख थी। अब ध्यान रखिएगा, अलुप्तेश्वर का कांस्य मूर्ति भी कहीं कहीं मिलता है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। बोधिसत्व, तारा, अलुप्तेश्वर और बुद्ध की प्रतिमाएं इसमें आम हो गए थे धार्मिक प्रतीक के तौर पर, तो बहुत ही मात्रा में मिलती है। तो ये आलोचना के पात्र में भी जाके हम इसे देखेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा, स्थिरता और सौम्यता। ध्यान रखिए, सौम्यता था चेहरे का ध्यान, शांति और करुणा का भावना आपको दिखता होगा इस चेहरे में। आप देखिएगा बहुत से ऐसी मूर्तियां दिखेगी आपको जहां पर ये ध्यान, शांति और करुणा का भाव आपको स्पष्ट तौर पर कलात्मक विकास के तौर पर दिखेगा। तो यह मूर्ति कला की विशेषता थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जब हम इसके कलाओं पर जाते हैं तो इसके साथ साथ चित्रकला, स्थापत्य कला की बात होगी। तो चित्रकला की पांडुलिपि चित्रकला, ध्यान रखिएगा, पाल कला के पांडुलिपि जो चित्रकला थी, रंगीन चित्र बनाए जाते थे। देखिए पांडुलिपि है, रंगीन था, कलर से आपको बनाए जाते, ये इसकी विशेषता थी। पहले क्या हुआ करता था, केवल गोद दिया जाता था आपको जो पांडुलिपियां हैं उस पर, या तो पहले भोजपत्रों में होता था, उसके बाद कांसे की पत्तल या पीतल का जो है ना, पीतल का भी बनाया जाता था पतला सा प्लेट, उस पर राजकीय आदेश के तौर पर या अपने जो भी कलात्मक विकास है उसे लिखा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, पाल कला में रंगीन आपको बनाया गया, रंगीन पांडुलिपियों का निर्माण किया गया, किस विशिष्टता के तौर पर आता है, जिस पर ध्यान रखिए आमतौर पर बौद्ध धर्म ग्रंथों जैसे अष्टशिका प्रजापमिता के प्रेरित होकर इसे बनाया गया। उनके कुछ क्या लिखे गए, श्लोक लिखे गए थे इस धर्म ग्रंथों का, जो बौद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। अब ध्यान रखिए, प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया। प्राकृतिक रंगों का, जो प्राकृतिक रंग होते हैं उसका प्रयोग इस आपको तामपत्रों में किया गया। इस तरह ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पांडुलिपियों के तहत इसका विकास होते हुए दिखेगा। धार्मिक कथाएं चित्रित की गई, जो धार्मिक आचरण में जो प्रचलित थी कथाएं, उसको आपको जातक कथाएं की, बहुत जातक कथाएं का आपको वर्गीकरण यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से चित्रकला का विकास आपको होता है। वहीं पर जब स्थापत्य कला की बात करते हैं, यहाँ ला छूट गया है, कोई बात नहीं, स्थापत्य कला की बात करते हैं तो बिहार स्तूप बहुत ही विकसित होते हुई अवस्था में दिखेगी। संरक्षण यहाँ मिलता है, जैसे विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, महाविहार जैसे विश्वविख्यात बिहार स्तूप है। यहाँ पर भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इसका निर्माण होता हुआ दिखेगा, इस प्रकार के महाविहारों का। तो इस तरीके से हम विकसित होते हुए दिखेगा। अलंकरण हम बात करें, सुंदर अलंकरण और मूर्तियों पर उपयोग किया गया। तो अलंकरण की बात करें ना, अलंकरण किस रूप से था, वही अलंकरण जो उसकी विशेषता को देख रहे हैं यहाँ पर। अलंकरण का अगर हम बात करें, स्थापत्य कला को हटा दे, इसी से हम देख लें तो अलंकरण के पार्ट देख लीजिए, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखा जाने लगा, जो हमें क्या करता है, उस सीमा से बाहर निकाल देता है जहाँ पर हम सौंदर्य सादगी की बात करते थे। तो यहाँ पर आपको अलंकरण स्थापत्य कला में भी मिलेगा। आप नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर है वहाँ जाके देखिए, उनके पत्थरों पर चित्रित वर्गीकरण मिलेगा। इसी तरह से जब हम विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा महाविहार की बात करते हैं, या इस प्रकार के मंदिरों की बात करेंगे, मंदिर की भी मैं चर्चा करूँगा जहाँ पर नागर शैली और उससे पहले बेसर शैली का जो कॉन्सेप्ट था, तो वो सब इस कला में होता हुआ, समाहित होता हुआ दिखेगा। अब ध्यान रखिएगा, संधारा मंदिर का नाम जरूर याद रखिएगा। पाल कला के मंदिर आमतौर पर वर्गाकार योजना पर आधारित होते थे। वर्गाकार अर्थात इस प्रकार का वर्गीकरण किया जाता था, उस पर मंदिर का निर्माण किया जाता था, ध्यान रखिएगा। और यह मंदिर कहीं कहीं ध्यान रखिए, इस तरह के भी मंदिर बनाए गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह के मंदिर बनाए गए हैं जिसमें आपको बराकर का जो झारखंड में प्राप्त मंदिर है, इसी तरीके से कुछ बिहार में मंदिर ऐसे हैं जो आपको इस तरीके से वर्गाकार योजना पर आधारित स्थापत्य को बनाया गया था, जिसमें संधारा आपको मंदिर भी एक आता है। तो इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर सारी चीज़ों को याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त चित्रकला की बात करें तो देखिए, यह जो आपको देख रहे हैं, आपको यह विक्रमशिला का जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उसका देखिए वर्गाकार श्रेणी में बनाया गया था। मान लीजिए सारी जगह वर्गाकार इसका वर्गीकरण किया गया था। इसकी विशिष्टता को देखिए, इस तरीके से
कारीगरी का विशिष्ट नमूना पेश किया गया है। वहीं आपको अगर हम बात करें यह सोमपुरा महाविद्यालय, देखिए पूरा वर्गाकार श्रेणी में इसको पहले क्या किया गया था, बाउंड्री किया गया। बाउंड्री के बाद इसके बीच में लाके वर्गाकार श्रेणी में ही क्या किया गया, महाविहार बनाया गया। तो उसके अगल बगल जो आपको और भी चीज़ें जो उसको उस दौरान का तत्कालिक मांग था उसके आधार पर उसका स्थापत्य किया गया था। महाविहार में रहने के लिए, छात्रों को रहने के लिए, शिक्षकों को रहने के लिए व्यवस्था दी गई थी, अर्थात हॉस्टल कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया गया था। तो इस तरीके से आप देखते हैं स्थापत्य कला को और भी बेहतर तरीके से उभरते हुए। तो इस तरीके से चीज़ें उभरती हुई आगे बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें उभर कर आएंगी। जहाँ पर आपको मूर्ति पाल कला की, मूर्ति कला की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह विशेष रूप से क्या है ना, भारतीय कला इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान, उत्कर्ष काल के तौर पर इसे देखा जाता है, अंतिम दौर का। अब ध्यान रखिएगा जब यह बंगाल और बिहार क्षेत्र में बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों धर्मों को मूर्ति कला का अद्भुत योगदान दे रहा था तो इसकी प्रशंसा हो रही थी और लोगों के द्वारा इसे आत्मसात भी किया जाता। इसकी मूर्तियों में शांति, सौम्यता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया जा रहा था। जब हम के मूर्ति कला के 3 रूपों को देखते हैं, कांस्य, प्रस्तर और मृण मूर्तियों को, तो ध्यान क्या रखना, इसमें कुछ बातें आपको स्पष्ट करना है। तुलनात्मक रूप से अध्ययन आपसे पूछ ले कि हाँ मूर्ति कला के कांस्य मूर्ति और प्रस्तर मूर्तियों में किस प्रकार का अंतर था, तो आप इस चार्ट से ही उत्तर दे सकते हैं। इस जो आपको बनाया गया है, या कांस्य मूर्ति या प्रस्तर मूर्तियों में अंतर पूछ दे शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसी से निकाल कर उत्तर दे सकते हैं। या पूरा मूर्ति कला का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो आप इससे उत्तर बना सकते हैं। तो आपको अच्छे से इसे देखना है। ध्यान रखिएगा जब हम कांस्य मूर्तियों की बात करते हैं तो पाल कला, कांस्य मूर्ति धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। जैसे कि आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि जब इस दौर में आते हैं तो कांस्य मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर धातु कला का उत्कृष्ट मूर्तियाँ आपको उदाहरण के तौर पर दिखेगा, जहाँ पर हम मूर्तियाँ प्रायः धातु मिश्रण था। जब धातु के मिश्रण या शुद्ध कांस्य, ब्रॉन्ज से निर्मित किया जाता था, मिश्रित धातुओं से भी निर्मित किया जाता था कांस्य के साथ मिलाकर, अन्य भी मिश्रण धातुओं को साथ मिलाकर आपको मूर्ति दिखेगा। या शुद्ध कांस्य मूर्तियाँ, ब्रॉन्ज मूर्तियाँ मिलेगी, जिसमें अलुप्तेश्वर की मूर्ति आपको देखने को मिलता है, तारा की मूर्ति, इस प्रकार की मूर्तियाँ दिखेगी आपको। अब इसके अलावा निर्माण प्रायः लास्ट वैक्स तकनीक से होता था। एक क्या कहते हैं, सांचा बनाया जाता था, अभी भी ये तकनीक उपयोग किया जाता है। अंदरूनी भाग का सांचा बनता था और उसके बाहर से ना धातुएं डाली जाती थी, जिससे आप है ना इस प्रकार के मूर्तियों का निर्माण कर पाते थे। तो यह ध्यान रखना, लास्ट वैक्स तकनीक यह होता था कि एक प्रकार का ढांचा होता था, 2 बॉक्स होते थे, इसके अंदरूनी भाग में इसका ढांचा आपको बनाया जाता था कि जो बाहरी आवरण में दिखेगा मूर्ति कैसा, और उन दोनों को क्या किया जाता, सटा दिया जाता था। उसके ऊपर एक छेद होता था, होल होता था, जिसमें आपको कांस्य के, शुद्ध कांस्य के लिक्विड डाल दिया जाता था गलाकर, और उसके बाद इस पर क्या है, इस मूर्ति में आपको सांचा बन के तैयार हो जाता था। कुछ मिनट के बाद उसको निकाल लिया जाता होगा। जैसे वर्तमान भी इसका प्रयोग किया जाता है अगर मूर्तियों का निर्माण करना है तो। जैसे आप अभी छोटी छोटी दिवाली में छोटी छोटी मूर्तियाँ देख रहे होंगे, इसी तकनीक पर बनाई जाती है। तो याद रखना, प्रमुख विषय बौद्ध धर्म संबंधित बुद्ध, तारा, अलुप्तेश्वर और मंजूश्री आदि मूर्तियाँ सर्वाधिक मिली है इस काल में। तो आपको यह ध्यान रखना, कांस्य मूर्तियों में किनकी सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली है, तो इन लोगों का नाम याद रखना है। मूर्तियाँ शरीर की कोमलता, वस्त्रों की पारदर्शिता और भावाभिव्यक्ति को गहराई से दिखाई जा रही। इनकी जितनी मूर्तियां रही थी, इसमें 3 गुण तो कम से कम देखने को मिले ही, जिसमें वस्त्र कोमलता था, भाव में कोमलता था, बहुत कोमल भाव के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता हुआ मूर्ति दिखेगा। वहीं वस्त्रों की पारदर्शिता, छोटी छोटी बारीकियों, किस तरीके से कपड़े शरीर पर टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, उससे भाव उसका पारदर्शिता होता था, दर्शाता था कि अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई अलौकिक शक्तियाँ बैठी, उसमें अगर कोई कपड़ा पहने हुए हैं तो उनके पर्यावरण से कितना प्रभावित होकर वह वस्त्र दिख रहा है, तो यह भी दिखाया जाता था। ध्यान रखिएगा, भाव व्यक्ति की गहराई आपको देखने को मिले। जैसे उदाहरण के तौर पर सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, बिहार के प्राप्त तारा की मूर्ति, उसी तरीके से कुरीकुला, ध्यान रखिए कुरीकुला बुद्ध की पाल कांस्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण देखता है। तो 3 महत्वपूर्ण कांस्य मूर्तियों का आपको उदाहरण देखेगा, और भी हैं पर 3 महत्वपूर्ण कम से कम याद कर लीजिएगा। इतना ही एग्जाम्पल दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन 7 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन में इनफ होगा।
अगर हम प्रस्तर मूर्तियों की बात करें तो ध्यान रखना है कि यह काले या गहरे धूसर रंग के बेसाल्ट पत्थर से निर्मित किया जाता है। काले या धूसर रंग का बेसाल्ट पत्थर होता था, उससे इसका निर्माण प्रस्तर मूर्तियों का किया जाता था। ये दो चीज़ें याद रखिए। नक्काशी में ध्यान रखिएगा, बारीकी रखी जाती थी, सौंदर्य और शांति का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता था। मूर्ति ऐसा अभी नहीं दिखेगा शुरुआती दौर में कि इस तरीके से वो जैसे आपको इजिप्ट में देखने को मिल रहा था, जैसे आपको फारस के धरोहर में देखने को मिल रहा था, उस तरीके का नहीं। मूर्तियों को ध्यान रखिए, पृष्ठभूमि जैसे प्रभामंडल, 1 सेकेंड, जैसे प्रभामंडल, वल्लरी, कमलासन पर बारीक अलंकरण दिखाई, जो भाव होता था, मुद्रा होती थी मूर्ति की, वो उसके प्रभामंडल में दिखने को, उस तरीके तकनीक का प्रयोग किया जाता है कि आदमी जो समान जन है उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। चेहरे के भाव भंगिमा को आध्यात्मिक गंभीरता और ध्यान भाव से झलक दर्शाया गया मूर्ति में। प्रस्तर मूर्तियों में भी ध्यान रखिएगा इस तरीके से। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो बोध गया की बुद्ध मूर्ति है, नालंदा से प्राप्त पारसनाथ की जैन मूर्ति है, राजगिरी पटना संग्रहालय में तारा और अलकेश्वर की प्रतिमाएं हैं। अगर आप जाइएगा पुराना पटना म्यूजियम या नए पटना म्यूजियम, दोनों जगह इस प्रस्तर मूर्तियों का अलंकरण आपको वहाँ पर रखा गया, ताकि आप समझ पाएँ कि हमारा कलात्मक विकास किस रूप से हुआ। उसे ओरिजिनल तौर पर देखिएगा, या गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं आप लोग, पटना म्यूजियम की गैलरी में जाके देखिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें दिखिए, तो आप समझ पाइएगा हमारा विकास कैसे हुआ, कलात्मक विकास। वहीं पर मृण मूर्तियों की बात करें तो ये मृण या मिट्टी मूर्तियों का प्रयोग मंदिरों के और गृह सजावट के तौर पर किया जाता था। ध्यान रखिएगा, ये मूर्तियाँ अपेक्षा छोटी होती थी, लोक जीवन से प्रेरित होती थी। याद रखिए, छोटी होती थी पर क्या होती थी, लोक जीवन, जो हमारे और आपके जीवन से वर्तमान में उस दौर के जो लोग होंगे उससे प्रभावित होंगे, जिससे हम अभी भी कनेक्ट कर पाते हैं, हम वर्तमान के लोग भी कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये मूर्तियाँ अगर छोटी थी किस तरीके से हमारे आम जीवन को परिभाषित कर रही थी। अब इसमें ध्यान रखिए, बौद्ध जैन हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ लोक देवताओं, साधारण जनजीवन के चित्रण भी मिलते, यह ध्यान रखने मृण मूर्तियों में मिला है। अब यहाँ पर कांस्य मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियों में इस प्रकार के लोक देवताओं का जो चित्रण किया गया था वो कम मात्रा में इस तरीके से, जिस तरीके से मृण मूर्तियों में जन जीवन के संदर्भ में किया गया था। अगर कोई मूर्ति का निर्माण, लोक देवताओं का मूर्ति का निर्माण बौद्ध जैन या हिंदू में किसी देवी देवताओं का निर्माण यहाँ हो रहा है तो उसको जन जीवन से अधिक जोड़ा गया था। यहाँ पर इस क्षेत्र में उतना नहीं था यहाँ भी, पर उतना अधिक मात्रा में, जिस मात्रा में यहाँ पर किया गया था। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इस रंगों का प्रयोग किया गया था, चमकदार पॉलिश के तौर पर किया गया था। रंगों का भी प्रयोग हुआ था इन मूर्तियों में और चमकदार पॉलिश यहाँ पर अपनाया गया था। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और नालंदा और त्रिकुटगिरी है बिहार में से प्राप्त मृण मूर्ति आपको मिलती है यहाँ पर, तो उदाहरण जरूर आप उत्तर में लिखिएगा। इससे क्या होता है ना, उत्तर का ऑथेंसिटी बढ़ जाता है कि आपको पता है कि हाँ इसके तथ्य साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं। अब ऐसे नहीं कि केवल लिख दीजिएगा सारी बातें, ऊपर वाला उदाहरण ही छोड़ दीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो नंबर मिलेंगे पर उतना ही नहीं मिले जिससे आप पास हो पाए। तो ज़रूर इस तथ्य को लिखने का प्रयास कीजिए, जो दिया गया है उसको अच्छे से याद कर लेना, इस तरीके से रिवाइज करना है। और जो ग्रुप बनाया गया वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा पेड ग्रुप में। और क्या किया, वहाँ पर आपको सपोर्ट भी किया जाएगा कि हाँ उत्तर को कैसे लिखा जाना चाहिए, अपने उत्तर को और कैसे बना सकते हैं बेहतर गूगल मीट के माध्यम से। तो छठ के बाद इसके लिए गूगल मीट भी रखा जाएगा, तो आप लोग जुड़कर बेहतर करने का प्रयास कीजिए। एक बार में ही सारे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम इस बार हो रहा है 71वीं क्रैक कीजिए, हर बार के जी जंजाल में मत फंसिए। अधूरा ज्ञान लेकर जाइएगा, संक्षिप्त ज्ञान लेकर जाइएगा तो हर बार आपको कष्ट होगा। तो प्रयास एक बार मेहनत कीजिए, सारी सुख सुविधाएँ छोड़िए साइड में, पर्व त्यौहार अगले साल से मनाइएगा। इस बार क्या करना है, बेहतर काम करना है। अभी जो छठ के बाद से जो छुट्टियां आरंभ होंगी, जो भी चीज़ें आप लोग जो भी है बेहतर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं इस तरीके के स्थापत्य की, तो दो चीज़ें ध्यान आपको रखनी है। आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसके माध्यम से बेहतर तरीके से आप क्या कर सके, किसी टॉपिक को सामने प्रस्तुत कर सके। तो सबसे पहले शब्दों में लिखकर आप, पैराग्राफ में लिखकर आप उत्तर दे सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाकर दे सकते हैं। तीसरा है मेरा तकनीक, जो है क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करने का, या उसको बॉक्स में बनाकर ताकि सामने वाले को ना स्पष्ट दिखे हर चीज़, उसको भटकना ना पड़े, खोजना ना पड़े। और उसके बाद अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। तो स्तूप की बात करते हैं ना, जब हम स्थापत्य कला में आते हैं तो स्तूप की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पाल कला में निर्मित जो स्तूप था बौद्ध धर्म का प्रतीक ही माना गया। वहाँ पर ध्यान रखिएगा जो
प्रतीकात्मक स्मारक के तौर पर देखने को मिल रहा था। अब उसके में अवशेष थे, बुद्ध के अवशेष से संबंधित चिन्ह को दर्शाया गया था। चिन्ह जो थे बुद्ध से उनके अवशेष और उनसे संबंधित जो चिन्ह हुआ करते थे, सिंबल हुआ करते थे, उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है इन स्थापत्य कला में। अब ध्यान रखिएगा, जैसे गोपालपुर का स्तूप बिहार में, देवगढ़ स्तूप बंगाल का, यहाँ पर उसका साक्ष्य आपको होता हुआ दिखेगा। अब इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन स्तूपों में ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया था। शुरुआती दोनों में क्या था, केवल ईंट का प्रयोग हुआ करता था अन्य कलाओं में, पर धीरे धीरे हम पत्थरों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिए। द्रविड़न शैली में आपको पत्थर का प्रयोग होता हुआ दिखेगा, पर ध्यान यहाँ रखना है कि इनकी बनावट अधिक क्या थी, अलंकरण युक्त थी, ऊंचाइयों वाली थी। अब ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और भी थी। जैसे चैत्य का निर्माण इस काल में किया गया था। चैत्य में हम बात करते हैं, जो चैत्य गृह था बौद्ध उपासकों के स्थल हुआ करते थे। इसका उद्देश्य इसलिए था कि बेमौसम जब चीज़ें हो जाती है, कभी सूखा हो जाए, कभी बारिश अधिक होगी, तो इन चैत्यों में आके लोग उपासना कर पाए, या जो सामाजिक जीवन से कट कर रहना चाहते हैं और बौद्ध धर्म को बेहतर समझना चाहते हैं, बेहतर उस पर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो इसके चैत्य का उपासना तौर पर स्थापित किया गया था। तो यह केंद्र बिंदु के तौर पर था। ध्यान रखिए, चैत्य निर्माण अपेक्षाकृत कम हुआ क्योंकि इस काल में महाविहार और मठ प्रमुख केंद्र बन गया था। यह तथ्य आपको ध्यान रखने, कुछ चैत्य का निर्माण हुआ था पर उससे कहीं ज़्यादा महाविहार और मठ का निर्माण हो रहा था, जिसके कारण यह केवल उन लोगों के लिए केंद्र बिंदु बन गया जो सबसे अलग होकर अपना रहकर शिक्षण ग्रहण करना चाहते थे, सामाजिकता के जीवन से मुक्त होना चाहते थे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब महाविहार और मठ का क्या प्रयोग था कि महाविहार में शिक्षक भी हुआ करते थे, विद्यार्थी भी हुआ करते थे, आसपास के गांव के लोग भी आकर क्या होते थे कि शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, उनके जो गोष्ठियाँ लगाई जाती थी उन गोष्ठियों में अपना योगदान दे सकते। इस तरीके से सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए इस महाविहार और मठ का प्रयोग, विदेशी जो लोग आएंगे, शिक्षक और विदेशी जो स्टूडेंट होंगे यहाँ आकर शिक्षण ग्रहण कर सकते थे, बौद्ध धर्म से संबंधित अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते थे। यह महत्वपूर्ण था, इसे ध्यान रखिएगा। चैत्य में ध्यान रखिए, कुछ चैत्य गुफाओं में पाई गई वृत्ताकार छतें, मूर्तिकल्प, सज्जा इन युग की विशेषता दर्शाती है। कुछ तो चैत्य ऐसे थे जो पहाड़ों को काटकर बनाए थे गुफा के तौर पर, जैसे आप मौर्य कला में पढ़े होंगे ना, बताया गया था लास्ट क्लास में बराबर की पहाड़ियाँ, उसी प्रकार के चैत्य का निर्माण किया गया था। पर उस दौरान सिंपल हुआ करता था। जब मौर्य की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य का, तो अर्धचंद्राकार हुआ करता था, एक द्वार काट दिया जाता था पत्थर का। पर यहाँ क्या किया गया, यहाँ पर उस समय का कुछ राजकीय आदेश हो जाता था, पर अब क्या किया था, पत्थर को बराबर अच्छे से काटा जाता था और उस पर अलंकरण होता था, मूर्ति सज्जा बेहतर किए जाते थे, उसके आसपास के जो मूर्तियाँ आकृतियाँ बनाई जाती थी, वो बेहतर अलंकरण, मूर्तियों भी अलंकरण होता हुआ दिखेगा। इस तरीके से चैत्य में भी विकास होता हुआ इस दौर में दिखा जाएगा। मंदिर स्थापत्य की बात करें तो पाल कला के अंतर्गत हिंदू मंदिरों का निर्माण भी हुआ। ऐसा नहीं कि केवल आपको बौद्ध का ही विकास होता, सर्वाधिक विकास तो बौद्ध का ही हुआ था, पर साथ साथ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण होता हुआ दिखेगा। तो यह धर्मनिरपेक्षता का भी कॉन्सेप्ट देता था स्थापत्य कला में, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब इसके अलावा ये मंदिर ईंट और पत्थर दोनों के बने हैं, सुंदर क्या होते, शिखर हुआ करती थी, अलंकरण मूर्ति कला होती। तो ध्यान रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, देखते हैं ना, बेसर और नागर शैली में जो शैलियाँ विकसित हुई थी उसमें इस प्रकार का कॉन्सेप्ट डेवलप होता हुआ दिखता था, तो उसका प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखेगा। तो यह जो आपको दिख रहा है, देवगढ़ बंगाल का विष्णु मंदिर, देखिए इस तरीके का है मंदिर था, जो वर्गाकार चबूतरे पर बनाकर आपको वर्गाकार ही श्रेणी में हुआ करता था। ध्यान रखिए, उसके ऊपर शिखर बना दिया जाता था। तो यह शैली बंगाल आपको पाल कला के समय में डेवलप होता हुआ दिखेगा। वहीं पर बात करते हैं जो आपको अंतिचक बिहार का सूर्य मंदिर जो था, अंतिचक सूर्य मंदिर जो हमारा था, आपको यह देखते हुए मिलेगा। और बराबर की झारखंड के शिव मंदिर, देखिए झारखंड का शिव मंदिर जो है आपको बराकर में, तो इस तरीके से आपको होता हुआ दिखेगा। तो क्या होगा कि हम वर्गाकार श्रेणी में ही मंदिरों का विस्तार होते हुए दिखेंगे आपको इस तरीके से। आप पटना में हैं, तो पटना में अगर बोरी रोड के पास जाते हैं इधर से राजीव नगर से, तो एक चौराहा मिलता है, वहाँ पर पंच मंदिर का एक मंदिर है। तो वहाँ पर देखिए 2 मंदिर है, इसी प्रकार के श्रेणी का बना हुआ, इसी कलाकृति का बना हुआ है। एक बार गौर कीजिएगा, वो बाद के उत्तरवर्ती जो
पाल के संरक्षक जमींदार लोग रहे थे, उनका निर्माण शैली के तौर पर विकसित किया, कलाकारों ने उसका विकसित किया था, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इन मंदिरों का बंगाल क्षेत्र में विशेष वंग शैली का प्रभाव अधिक था। तो आपको यह प्रश्न पूछ सकता है कि बाल कला के जो मंदिर स्थापत्य है उसमें वंग शैली इंपॉर्टेंट था, इसकी चर्चा कीजिए। तो आपको यहाँ इसी के संदर्भ में आपको चर्चा करनी होगी। क्लियर है? अब महाविहार की बात करते हैं तो पाल कला के स्थापत्य में सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि महाविहारों का, जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों की बात हम लोग करते हैं, जिसमें ये शिक्षा के केंद्र हुआ करते हैं, जहाँ ध्यान अध्ययन और निवास तीनों कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था, कक्ष बनाए जाते थे, जिसमें हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, अरुणपुरी, जगदल महाविद्यालय आपको विकसित होता हुआ दिखेगा। ध्यान रखिएगा, जिनके अनेक मंदिर, स्तूप और मूर्तियाँ निर्मित हुई थी, धर्मपाल द्वारा स्थापित बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपको जो बाद के दिनों में विक्रमशिला होता हुआ दिखता है, तो यह इंपॉर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय भी इस दौरान चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अदोनपुरी महाविद्यालय गया राज्य के निकट स्थित बौद्ध विद्या केंद्र का प्रचार केंद्र बना, जो वर्तमान में हमारे स्थापत्य का जीता जागता सबूत भी प्रस्तुत करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। जगदल महाविहार जो पाल कला के उत्तरार्ध के तौर पर भी देखने को मिलता है, जो शिक्षा का केंद्र था जगदल महाविहार। तो याद रखिएगा, इसे भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख के जाना, समझ के जाना। अगर केवल स्थापत्य कला से प्रश्न पूछे तो आप इतने सारे तथ्यों को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करें, इसको शब्द केवल दे दीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। और भी विस्तार कर दीजिए अपने शब्दों के साथ, अगर इसके प्रश्न पूछे जाए। अब चित्रकला की बात करें तो ध्यान रखना है, जब हम 8वीं शताब्दी की बात करें, 8वीं से 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं सदी की, जिसमें पाल कला अपना फेज क्रिएट करता है, जहां पर शासन प्रशासन अपना बेहतर तरीके से कर रहा था, उसी दौरान ध्यान रखिए चित्रकला के अत्यंत उच्च स्तर परिपक्वता का स्थान ले लेता है। परिपक्व स्थिति में पाल कला का चित्रकला देखने को मिलता है, जिसमें ध्यान रखिएगा महायान वज्रयान का विशेष योगदान था, प्रेरित था उससे। तभी तो मैं बोला, शुरुआत में ही बोल दिया था कि यह बाद के दिनों में अंतिम दौर में क्या होता है, इसके आम जनों से हट जाता है ध्यान, क्योंकि ऐसे गुड़ बातें इसमें शामिल होने लगती है, गुड़ चित्रकारी शामिल होने लगती है कि लोगों को समझ में नहीं आने लगता। शुरुआती दौर में लोगों के समान जीवन से जुड़ा हुआ था तो समझ में आता है, पर यह ध्यान रखना धार्मिक भावनाओं के साथ साथ कलात्मक और सौंदर्य अद्भुत संतुलन बनाकर रखा गया था अभी तक, शुरुआती दौर की बात किया जाए तो। अगर हम इसके चित्रकला में पांडुलिपि और भित्ति चित्र की बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि जब पांडुलिपि के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो यह जो पांडुलिपि चित्रकला सबसे प्रमुख उपलब्धियों में पाल कला की मानी जाती है, क्योंकि जो चित्रांकन यहाँ किए गए थे पांडुलिपियों में वो रंगीन था और विशेष अभी तक उसकी चमक बनी हुई है, तो यह भी ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिए, इस काल में बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियां सुंदर चित्रों और लघु चित्रांकन के तौर पर सजाई जाती थी। खजूर के पत्तियों, ध्यान रखिए खजूर की पत्तियों या ताड़ पत्र का प्रयोग होता था, ये एक इंपॉर्टेंट, अभी भी खजूर का पत्र आपको प्रयोग होता हुआ दिखेगा। और ताड़ पत्र, जो ताड़ पत्र होता था जिसे हम लोग भोजपत्र भी बात के दिनों पहले के दिनों में जानते थे, उसका प्रयोग, हालांकि कांच से भी परत बनाई जाती थी। इसके बाद तांबे का ताम्रपत्र, ताम्रलिपियाँ होती थी। तो इस तरीके से याद रखना है। अब ध्यान रखिए प्राकृतिक रंगों की बात कर ले तो लाल, नीला, हरा, पीला, सोने का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ। सोना भी प्रयोग किया गया था कहीं कहीं राजकीय आदेश में। इस तरीके से आपको पांडुलिपि का प्रयोग होता हुआ दिखेगा। अब ध्यान रखिएगा उदाहरण इसका अष्टसहस्राधिका प्रज्ञा परमिता है, नेपाल और तिब्बत में संरक्षित किया गया था, इसका संरक्षण होता हुआ दिखेगा। उसके बाद वज्र सत्व और तारा देवी का चित्र आपको दिखेगा, जहां अत्यंत सूक्ष्म रेखांकन और कोमल भाव विभक्ति का उदाहरण है, वज्र सत्व और तारा देवी। तो यहाँ पर इसका उदाहरण आपको पांडुलिपियों में होता हुआ दिखेगा। अभी जो पहले मैंने आप लोगों को चित्र दिखाया वही तारा देवी की मूर्ति है। ध्यान रखिए तारा देवी के चित्रांकन किया गया था। इस तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हैं। समझ में आई बातें? तो ध्यान क्या रखना है कि उदाहरण के साथ अपने उत्तर को रखिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। तथ्य और फैक्ट के साथ चीज़ें बात करते हैं ना, तो सामने वाला नंबर नहीं काट सकते। केवल भावनात्मक रूप से उत्तर लिख दीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कमी रह जाती है नंबर देने वाले, उसको थोड़ा लगता है मोह माया इतना नंबर क्यों दे दे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बेहतर करना है। फिर उसके बाद बुद्ध की बोधिसत्व देवी देवताओं के साथ साथ मंडल की रचना भी यहाँ की प्रभाव, जो मंडल कॉन्सेप्ट था उसको डेवलप किया गया था। उदाहरण जैसे विशेषता इसका सूक्ष्म रेखाओं का प्रयोग, गहरे और चमकीली रंग, आध्यात्मिक विशेषताएं, नारी रूपों में सौम्यता और करुणा का भाव दिया गया था। इन पांडुलिपियों में जो भी मूर्तियाँ आप देखेंगे, जो भी पांडुलिपि देखेंगे उसमें जो
आकृति बनाई गई थी मूर्ति तौर पर, तो ध्यान रखिएगा उसमें यह जरूर नारियों के रूप में ही क्या किया गया था, सौम्यता और करुणा का देवी के तौर पर उनको प्रस्तुत किया गया था कि जो नारी है इसी रूप में हमें बेहतर रूप से दिखती है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। भित्ति चित्र की बात करें सॉरी, यह जो पाल कला और बिहार मंदिरों को दीवारों पर भित्ति चित्र बनाया, अभी भी आप जाते होंगे गांव में या आप जाइएगा झारखंड उड़ीसा, इस प्रकार के जो जनजातीय क्षेत्र वहाँ जाइएगा उनके घरों में भित्ति चित्र होता हुआ दिखेगा। अभी दिवाली का समय आ रहा है, छठ का समय है, तो क्या होता है कि उनके घरों को जाकर देखिएगा, अपने दीवालों पर ना कुछ आकृति बनाते, चित्र बनाते, उसी को हम लोग भित्ति चित्र कहते हैं। पर पाल कला में भित्ति चित्र बनाया गया था कहाँ, बिहार और मंदिरों में। जो बिहार बनाए गए थे, बिहार रहने के लिए जो स्थान बनाए गए थे ऋषि मुनियों और बौद्धों के लिए, तो वो ध्यान रखिएगा वो मंदिरों के दोनों क्षेत्रों में उसके दीवारों पर अंकित होता हुआ दिखता है। अब यह चित्र बौद्ध कथाओं और जातक कथाओं और देवी देवताओं के जीवन के प्रसंगों को आधारित था। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लियर है। यहाँ पर आम जीवन से जो घटनाओं से जुड़ा हुआ मामला नहीं देखने को मिला इन भित्ति चित्रों में। रंगों का मिश्रण, प्राकृतिक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। रंगों का मिलने, जो प्राकृतिक हमारे जो रंग हुआ करते हैं उसका प्रयोग यहाँ भी होता हुआ दिखेगा। ध्यान रखिएगा भित्ति चित्रों में गीत, भाव, वेशभूषा, आभूषणों की सुंदर मिश्रण मिलता है। जो हम बात करते हैं, सॉरी गीत नहीं, गति। गति कहने का मतलब जो घटनाक्रम जिस रूप से बढ़ा है, घटनाक्रम बढ़ा जिस रूप से, तो उस रूप से हम बात करते हैं कि किसी भी ग्रंथ का किस रूप से विकास हुआ है, किसी भी विचारधारा का, किसी भी रहन और स्वभाव का किस रूप से बदलाव हुआ है, उसका गति भाव आपको देखने को मिलेगा इस भित्ति चित्रों में। इसका एग्जाम्पल अमलपुर बिहार, नालंदा क्षेत्र में भित्ति चित्रों का अवशेष अभी भी मिलते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। कुछ अवशेष नेपाल और तिब्बत में पाए गए पाल शैली से प्रभावित भित्ति चित्रों के रूप में देखने को मिलता। जो अमलपुर बिहार, नालंदा जैसे क्षेत्रों में जो चित्र पाई गई है उसको संरक्षित अभी पटना म्यूजियम में और कलकत्ता म्यूजियम में रखा गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसका अवशेष होता हुआ दिखेगा। इस तरीके से हमें समृद्ध कलात्मक विकास इस काल में चित्रकला के तौर पर देखने को मिलता है। जब हम समकालीन कलाओं से इसकी तुलना करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसके दो आधार हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए अपने अनुसार, जिसको मिक्स मैच करना है जैसे भी आप लिख सकते हैं। पहले जो आप लोग लिख रहे होंगे कि जैसे ही समकालीन कलाओं से तुलना करते हैं तो कभी आप बौद्ध से कर दीजिएगा, मौर्य से कर दीजिएगा, या तो फिर जिस तरीके से हम बात करते हैं जनजीवन को प्रभावित करने वाले जो बिंदु तो उसके आधार पर ध्यान रखिए जब भी तुलना करना हो ना, उसका एक पॉइंट बनाइए, आधार बनाइए, उसके आधार पर क्या करना, उसको तुलना करना, तो आपका उत्तर और भी बेहतर आएगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं, धार्मिक आधार पर इसकी तुलना कर सकते हैं, स्थापत्य विशेषता के आधार पर तुलना कर सकते हैं, कलात्मक विकास के तौर पर जैसे मौर्य कला में कैसे विकास हुआ, फिर गुप्ता में कैसे विकास हुआ, द्रविडियन शैली में कैसे विकास हुआ था, उसके साथ इसकी क्या कलात्मक तुलना हो सकती है, या जो मंदिर शैली हुआ करती थी हमारे देश में, भारतीय क्षेत्र में, उसके साथ इसका तुलनात्मक हम तुलना कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए शुरुआत हम लोग करते हैं धार्मिक आधार पर अगर बात करें तो ध्यान रखिए पालकालीन मंदिर कला बौद्ध दर्शन पर आधारित थे। बौद्ध इंपॉर्टेंट था इसके स्थापत्य में, इसके चित्रकला में, इसके सभी कलात्मक विकास में। तो यह ध्यान रखिएगा पाल जो मंदिर कला था बौद्ध दर्शन का परिचायक था। वहीं समकालीन मंदिर कला जैसे नागर, द्रविड़, बेसर मुख्यतः हिंदी देवी देवताओं शिव, विष्णु और दुर्गा, लक्ष्मी जैसे जो मूर्तियां आपको बनती हुई दिखेंगी उससे समर्पित मूर्तियां होती थी। अब इसके बाद नोट क्या है, पाल कला में ध्यान, करुणा के भाव को देखा जाता था, ध्यान रखिए, जबकि समकालीन मंदिर कला में भक्ति, शक्ति और एक कॉन्सेप्ट वैभव को याद रखना। 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है यहाँ पर, 2 कॉन्सेप्ट याद रखना। पाल का ध्यान और भाव इंपॉर्टेंट था। वहीं जब समकालीन मंदिर नागर, द्रविड़, बेसर की हम बात कर ले तो वहाँ पर आपको भक्ति, शक्ति और क्या था, आपको वैभव का अभिव्यक्ति देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको होती हुई, द्रविड़ शैली में जाइएगा बड़ी मूर्तियां निर्मित हुई होंगी, बड़ी मंदिर निर्माण शैली था। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिए, क्लियर है। अगर हम स्थापत्य विशेषता की बात करें तो पाल मंदिर और विहारों की संरचना अपेक्षाकृत सरल, वर्गाकार और आयताकार योजना पर आधारित था।
अभी मैंने दिखाया आपको दो तीन जो एग्जाम्पल थे वर्गाकार कैसे बनाए गए थे। तो वर्गाकार योजना पर आधारित था। जैसे सोमपुर महाविद्यालय बांग्लादेश का था, विक्रमशिला महाविहार बिहार का, आपको वर्गाकार श्रेणी में बनाया गया है। उसके पहले वर्गाकार बाउंड्री की गई है, उसके बीच में वर्गाकार आकृति से ही बनाया गया है। अब इसको समझना है तो आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो पद्म, जो आपको दिल्ली में पद्म भूषण मंदिर है उसको जाके देखिए, उसके दीवार वर्गाकार श्रेणी में बनाया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। वहीं समकालीन मंदिर की बात करें, शिखर मंडप गृह, जो गर्भगृह होता था, अलंकृत तोरण, विस्तृत आपको मूर्ति शिल्प का भव्य प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा। अब ध्यान रखिए, जैसे खजुराहो का, चंदेलों का मंदिर, लिंगराज मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर चौल का, जो लिंगराज मंदिर आपको कलिंग क्षेत्र में स्थापित है, उसका एग्जाम्पल है। खजुराहो मंदिर जाइए, भाव भावना, वहाँ पर जब हम खजुराहो मंदिर की बात करते हैं, इस बोला जाता है इसको कामसूत्रा के आधार पर बनाया गया मंदिर है। इसने पूरे यूरोप का है ना दर्शन ही चेंज कर दिया था। जब वहाँ से यहाँ के जो लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, आके भारत में राज कर रहे थे, जब खजुराहो को देखे, चंदेलों के मंदिर को, हजारों से अधिक मंदिर इसी शैली में बना था, जो हमारे आम जीवन का जो काम कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित था। पर उसने मुक्ति मार्ग को दर्शाया जो यूरोप उससे पहले जानता ही नहीं था। तो खजुराहो मंदिर से पूरा यूरोप क्या हुआ, इस चीज़ को समझ पाया कि यह जीवन जो काम हमारा है, काम सूत्रा, वो क्या है, हमारे जीवन का है ना अंतिम क्षण को प्राप्त करने का मुक्ति मार्ग बन सकता है। पूरे मंदिर में दर्शा दिया। अब सोच के देखिए, जब आपका नीचे से उसका जाके देखिएगा और ऊपरी शिखर पर पहुंचिएगा तो जीवन जैसे स्टार्ट होता, मरण जैसे समाप्त होता, उसके बीच के मार्ग को बताता है। तो इस तरीके से इस मंदिर में, जब समकालीन मंदिर में इस प्रकार के अवशेष मिले तो सोच के देखिए हमारी संस्कृति कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। पूरा यूरोप को समझा दिया जीवन का दर्शन। अब ध्यान रखिएगा, इसी में जब हम पाल मंदिरों की बात करते, विहारों की बात करते हैं, तो ये अपेक्षाकृत सरल था, छोटा था, उस पर ज़्यादा नक्काशियाँ नहीं की होती थी। पत्थर हालांकि काटे जाते थे, उनको रूप दिया जाता, पर तुलनात्मक रूप से यह है ना द्रविड़न शैली से कहीं बहुत पीछे दिखता हुआ दिखेगा। अगर हम खजुराहो, लिंगराज और बृहदेश्वर के साथ तुलना कर दे तो बहुत ही औसत दर्जे का दिखेगा। हालांकि अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट रहा, छोटा था पर बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। पाल मंदिर स्थापत्य आध्यात्मिकता में सादगी थी, जबकि अन्य मंदिर स्थापना में राजसी भव्यता देखने को मिले। आप कल्पना कीजिए, दौर कीजिए कि जब हम बृहदेश्वर मंदिर चोल की बात कर रहे हैं, जब उस समय निर्माण हुआ, सोच कि उस समय का शासक का कहाँ आपको साम्राज्य हुआ करता था। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्य हुआ करता था, विदेशी मंडल जाया करता था। साम्राज्य उस क्षेत्र का सबसे अमीर शासक का राजा हुआ करता था, समृद्धता उस क्षेत्र में थी। तो आप सोच के देखिए, तभी निर्माण हुआ होगा ना, राजसी भव्यता दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि धन अधिक मिल रहा होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके से सारी चीज़ें उभरती हुई निकलेगी। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करना, लाइन बाय लाइन उतार देना है, अच्छे से अपने शब्दों में दीजिएगा। अगर ना क्लिष्ट शब्द नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा सा प्रयास करना, प्रयास करिएगा, 2-4 बार लिखिएगा, उस पर अभ्यास कीजिएगा, तो आपको सही उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, इसका आउटपुट मिलना सही हो जाएगा। उसके अतिरिक्त हम बात करें मूर्तिकला और अलंकरण की बात करें, मूर्तिकला और इसका अलंकरण किस रूप से हुआ करता था, तो ध्यान रखना, पाल मूर्तिकला पत्थर के और कांस्य के निर्मित हो, जबकि चेहरे की शांति, मुद्रा और संतुलन करुणा झलकती थी। वहीं हम समकालीन मूर्तियों की बात कर ले तो ध्यान रखें, अधिक गतिशील था, आभूषण युक्त था, जीवन मूलक दृश्य था, प्रस्तुत करता नृत्यरत अप्सराएं आपको देखती हुई मिलेगी इनकी मूर्तियों में। युद्ध दृश्य देखते हुआ मिलेगा मंदिर में, जाके देखिएगा खजुराहो बृहदेश्वर का मंदिर, तो आपको वहाँ पर इस प्रकार के दृश्य दिख जाएंगे। चंदेलों का मंदिर था, उसके बाद लिंगराज का मंदिर, उसके अन्य भी बहुत से द्रविड़न शैली में जाकर देखिएगा, या बेसर और नागर शैली के मंदिरों में देखिएगा, तो इस प्रकार का स्पष्ट प्रमाण आपको दिखेगा। तो यहाँ पर पाल कला में ये कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखता है इसके तुलनात्मक रूप से। तो ध्यान रखिएगा, पाल मूर्तिकला ध्यान मग्न था, जबकि मंदिर मूर्तिकला जीवंत और अभिव्यंजक था। यह कॉन्सेप्ट अपनाया गया था जो बहुत भाव भंगनमा को दर्शा रहा था। तो इस तरीके से उन्नत शैलियों में तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, कलात्मक दृष्टिकोण से पाल कला था, मूल उद्देश्य मोक्ष और ध्यान पर अनुभूति कराना था। मोक्ष, और क्योंकि इसमें प्रभाव किसका ज़्यादा था, बौद्ध धर्मों का प्रभाव था, तो वो किस बात को बात करता था, मोक्ष और ध्यान का। तो इसके मंदिर जो पाल कला के जो भी
अपनाए गए मंदिर कला, स्थापत्य में या हम चित्रकला में किसी प्रकार के भावों की बात कर ले तो सारे जगह मोक्ष और ध्यान का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। पर मंदिर कला का उद्देश्य भक्ति और देवोपासना पर आधारित हुआ करता था। तो जाकर देखिए सारे मंदिरों में इस प्रकार के भाव होता हुआ दिखेगा। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि लोगों को क्या दिया जा रहा था संदेश। तो एक तरफ पाल कला मोक्ष और ध्यान की बात करता था, तो उस समय के सारे मंदिर जो स्थापत्य थे, बेसर थे, मथुरा शैली थी या नागर शैली थी, इस प्रकार के जो भी मंदिर बनाए गए या द्रविड़न शैली के जो मंदिर बनाए गए, वहाँ पर उपासना और भक्ति का कॉन्सेप्ट अधिक था, क्योंकि उस समय इस प्रकार के ग्रंथों का भी निर्माण हो रहा था। दोनों कला ध्यान रखिए साधना पर भाव देते थे, पर दिशा अलग अलग थी। एक अंतर्मुखी पाल था, दूसरी बहिर्मुखी मंदिर हुआ करता था। अर्थात जो भाव हुआ करता था कला का, तो अंदर की भावनाओं की बात कर रहा था पाल कला, पर वहीं दूसरी मंदिर कला जो भक्ति और देवोपासना बाहर की बातें कर रहा था, एक अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ने की बात कर रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था दोनों में। तो इस तरीके से इसका कलात्मक दृष्टिकोण आप देखते हुए दिखेंगे। वहीं क्षेत्रीय और सांस्कृतिक प्रभाव के तौर पर हम देखते हैं तो क्या देखेंगे कि पाल मंदिर कला प्रभाव नेपाल, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा। वहीं हम समकालीन मंदिर कला का उत्तर नागर शैली में विकसित होता हुआ देखेंगे। दक्षिण भारत में द्रविड़ के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक एकता के तौर पर देखने को मिलता। इसका विस्तार विश्व के अन्य क्षेत्रों में कम ही देखा गया अनुपातिक रूप से। तो पाल कला का विस्तार हम दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में भी होता हुआ। हालांकि ध्यान रखिएगा चोल कला का जो साहित्यिक स्रोत है आपको दूसरे जगह मिलेंगे। उसके जो हम व्यापार और ट्रेड द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो उसका प्रमाण मिलेगा, पर स्थापत्य द्रविड़ियन शैली से बना मंदिर या स्थापत्य का प्रमाण उतना उन्नत नहीं मिलता है अन्य देशों में। वहीं निर्माण सामग्री की बात करें तो ध्यान रखना है काला पत्थर और कांस्य मूर्तियां पाल कला का विशेष उपयोगिता था ना इस दौर पर। वहीं पर जब हम मंदिर के अन्य स्थापत्य की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि विविध पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था, बलुआ पत्थर, संगमरमर का भी प्रयोग होता हुआ दिखेगा। इस तरीके से आप इसका समकालीन कलाओं के साथ तुलना कर सकते हैं। क्लियर है? अब है इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और याद रखना। जैसे आपको क्या याद रखना है, पूर्ववर्ती कलाओं से तुलना। जैसे इंपॉर्टेंट था मौर्य कला, गुप्त कला सबसे उन्नत शैलियों में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा मौर्य कला की बात करें 322 से 185 ईसा पूर्व में जो स्थापित मौर्य कला था, जो पहले डे के क्लास में कवर किया गया। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे उस वीडियो को जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि बेहतर उत्तर और लेखन कैसे किया जा सकता है। जब हम इसके मौर्य कला की बात करते हैं ना, तो इसमें परिवर्तन के प्रतीक थे, है ना। मौर्य साम्राज्य राजाओं, विशेष रूप से सम्राट अशोक द्वारा संरक्षित शाही कला था। बौद्ध धर्म का प्रसार वहां भी होता हुआ दिखेगा, पर आरंभिक दौर था। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रमुख उदाहरण पॉलिश कॉन्सेप्ट जो अपनाए गए थे, मौर्य पॉलिशन कॉन्सेप्ट, जिसमें स्तूपा का निर्माण किया गया था, फिर स्तंभों का निर्माण किया गया था जिसमें पॉलिश की गई थी, या बराबर की पहाड़ियों में जो पॉलिश का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था, इन दौर में कहीं ना कहीं आता हुआ छूटेगा। तो इस तरीके तुलनात्मक विकास हम देखेंगे दोनों का। फिर उसके यथार्थवाद और प्राकृतिक रूपांतरों को विविध शैलियों का मिश्रण जोड़ देता हुआ दिखेगा, जो फारसी कॉन्सेप्ट से डेवलप हुआ करता था मौर्य कला। अब यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब मौर्य कला के साथ इसकी पाल कला की तुलना करते हैं तो आधार और संबंधित तुलना के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। समय और विकास के तौर पर मौर्य कला भारतीय प्राचीनतम कलाओं में से एक था, जो 321 से लेकर 185 या 322 भी कहीं कहीं लिख दिया जाए। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा सोर्स का ऑथेंटिसिटी, कहीं सर गवर्नमेंट साइट पे भी 321 दिख रहा है, कहीं 22 दिख रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। अमूमन थोड़ा सा रखिएगा इसको कि 321 से 185 के बीच। धार्मिक प्रचार और साम्राज्य के गौरव को दिखाने पर केंद्रित था। आप जाके देखिएगा इसके सारे साक्ष्य को जो मौर्य कला में मैंने विस्तृत रूप से आप लोगों को दिखाया था, तो यही स्पष्ट रूप से दिखा रहा था। जहां पर पाल कला बात करें मध्यकालीन भारतीय कला 8 से 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म, महायान, वज्रयान के विस्तार के तांत्रिक परंपराओं पर आधारित था। जिस तरीके से तांत्रिक प्रदर्शन यहाँ किए जा रहे थे, तांत्रिक जैसे कि आप लोगों को बौद्ध के विघटन के दौर में आपको देखने को मिलता होगा कि उसका विघटन वज्रयान और महायान में होता है। तो वज्रयान मुख्यतः तांत्रिक कलाओं पर विशेष रूप से फोकस करने लगता है, क्योंकि वो बंगाल के क्षेत्र में था। अभी भी बंगाल में जाइएगा तांत्रिक परिवेश आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उन्नत रूप से भारत के अन्य क्षेत्रों के अलावा। तो शैली इसकी अपनाई गई थी। ध्यान रखिए मौर्य कला में सरल था, ठोस था, शिल्पकारी प्रारंभिक थी। अशोक स्तंभ, यक्ष, यक्षिणी की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती। वहीं पाल कला में परिष्कृत था, बारीकी था और जटिलता से युक्त था। क्यों जटिलता से युक्त था? कि वज्रयान का प्रभाव था। लोग है ना अब समझना ही बंद कर दिए थे कि भाई ये क्या लिख रहा। जैसे
आप समझिए कि सरल शब्दों में क ख ग लिखा गया। अब उसको आप समझ लीजिएगा ना। अब उसको क्या किया जाए, कोड के माध्यम से लिखा जाने लगा, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई ये लिख क्या रहा है। पर ध्यान रहती है मूर्ति पाल कला की है, तो ध्यान रखिएगा जटिलता से युक्त होना शुरू हो गया था। तांत्रिक प्रतीकवाद और बौद्धिक सत्व मूर्तियां विशेष रूप से देखने को मिलेगी। मूर्तियों का निर्माण विशेष भंगियों के तौर पर, उनके संरचनात्मक बदलाव भी देखने को धीरे धीरे मिलने को मिल गया था। वहीं पर स्थापत्य कला की बात करें तो मौर्य कला स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, स्तूप, साक्षी का गुफा बराबर की गुफाओं में आपको देखने को मिलता है कि हाँ कम से कम यह कला का विस्तार इस रूप से होगा जहाँ पर स्तंभ भी मिलेगा, स्तूप भी मिलेगा और गुफाएं जहाँ पर राजकीय आदेश भी दिए जा रहे थे। ध्यान रखिएगा, राजकीय आदेश भी दिए जा रहे थे। और उस समय जो अशोका थे उनका जो युद्ध धर्म से निकल के बौद्ध धर्म या धर्म घोष के तौर पर अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे, उनकी स्थापना हर जगह देखने को मिल रही थी। वहीं पाल कला बिहार, विक्रमशिला, सोमपुरा, महाविहार स्तूप में देखने को मिलता है कि अभी लोगों को सामाजिक रूप से लोग से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे लोग, अंतिम तौर पर अंतिम प्रयास यह माना जा रहा था। अब इस तरीके कलात्मक रूप से। वहीं धार्मिक प्रभाव अगर देखते हैं, मौर्य कला में बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक ध्यान दिया गया, बौद्ध धर्म का। वहीं अशोक शिलालेख स्तंभ बौद्ध धर्म के संदेश युक्त था। पाल कला में मज्र बौद्ध का धर्म का था, पर उसके संप्रदाय, दो संप्रदायों की बात करते हैं, महायान वज्रयान बौद्ध धर्म का तांत्रिक प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मौर्य कला में समग्र बौद्ध की बात हुई, क्योंकि उसमें विस्तार तो हुआ ही नहीं था। तो ध्यान रखिएगा पाल कला में आपको उसके उप संप्रदायों की विशेष योगदान, जिसमें तांत्रिक योगदान अधिक था। वहीं मूर्ति कला की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा मूर्तियां ठोस और स्थिर प्रकृति थी, जैसे दीदारगंज की येछनी या पत्थरों पर बनाकर जो लंबे समय तक चल सके उसके लिए प्रयोग किए, ठोस स्थिर बनाए गए। वहीं अगर बात करें हम पाल कला की, मूर्तियां सजीव, बारीकी और अलंकरण युक्त थी, जो कांस्य और इस प्रकार के प्रयोग किए गए थे। अभी जो मैंने आप लोग को बताया, ये कम से कम क्या है, मौर्य कला के साथ तुलना आप कर सकते हैं। अगर प्रश्न पूछ दे, अभी तक ये टॉपिक नहीं पूछा गया है, अगर प्रश्न पूछ दे कि पाल कला का तुलनात्मक विकास मौर्य कला का विस्तार ही देखा जाता है, किन रूपों में यह सत्य है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो इस प्रकार के फ्लो चार्ट से आप बना सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं और बता सकते हैं। बहुत अंश तक पाल कला अपने पूर्ववर्ती कला से प्रभावित रहा था। हालांकि मात्रा के तौर पर, कलात्मक विकास के तौर पर परिवर्तन समय के साथ दिखा, जो सामाजिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ था या तत्कालिक बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उसके प्रभाव उस कला में दिखते थे। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके अपना उत्तर बना सकते हैं आप। लगातार प्रयास करना होगा, इसके लिए एक दिन का है ना कोई ज्ञान नहीं दे सकता, उसके लिए डेली आपको देखना होगा, डेली समझना, उस पर अभ्यास करना होगा, तभी जाके इसका बेस्ट आउटपुट आपको मिलेगा। अगर इसके अतिरिक्त हम बात कर लें कि गुप्त कला के साथ इसकी तुलना कर लेते हैं, हालांकि ध्यान रखिए आपके सिलेबस में गुप्त कला है नहीं, पर बिहार का कोई ठिकाना नहीं है बीपीएससी का किसी प्रकार से तुला दो। जैसे द्रविड़ से भारतीय मंदिर शैली का कला पूछ सकता है, स्थापत्य शैली पूछ सकता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछा। पर ध्यान यह रखना, आपको जानना है भारतीय कलाओं के विकास में जब हम बात करते हैं तो इसकी शैली को जरूर जानने की जरूरत है कि यह किस प्रकार के विकास किया। जब हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं तो 320 से लेकर 550 ईस्वी भारत का स्वर्ण युग इसे माना जाता है। सब कुछ बेहतर था, शासन प्रशासन संबंध, द्विपक्षीय संबंध बेहतर थे, अर्थव्यवस्था बेहतर था, अर्थव्यवस्था हमारा बेहतर था, कला साहित्य सब बेहतर था। स्वर्ण युग बोला गया, कालिदास से लेकर जितने भी वहाँ लोग थे अपने सर्वोच्च योगदान दे रहे थे। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब हम वास्तुकला की बात करें, अद्वितीय प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग अद्वितीय होता हुआ दिखेगा। तो सबसे उन्नत स्वर्ण काल के साथ जब हम तुलना करें अंतिम स्वर्ण काल का, तो तुलनात्मक विशेषता भी आपको समझनी होगी। जब बात करें संस्कृत और साहित्य में फला फूला और कालिदास जैसे महान कवि हुए, उसका प्रभाव उसके कलात्मक विकास पर हर जगह देखने को मिल जाता है। पर ध्यान रखिएगा गुप्त साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों तक था और चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो बाद के दिनों में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता तो इसका स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। तब इसकी तुलना जब हम पाल कला से करते हैं, जो अंतिम स्वर्णिम कलात्मक विकास हम बोलते हैं, जिसको बहुत से विचारक ने इनको बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से विचारक ने बोला है, जो आप तो अभी तक आप लोगों को किसी सोर्स में नहीं मिला, किसी भी संस्थान के सोर्स में, जो हम अभी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। देखिए ये सब बात क्यों बोली जा रही है, इसलिए बोली जा रही है कि आप थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कीजिए, सोचने का समझने का क्षमता को बढ़ाइए। यह ध्यान रखिए जब हम इसकी बात करें शैली और उद्देश्य के, तो गुप्त कला आदर्शवादी, सरल और शुद्ध सौंदर्य पर आधारित था। यह कला धर्म मानवता की भावनाओं को क्या करता था, आदर्श रूप में प्रस्तुत करता था। जो मानव
कॉन्सेप्ट है ना, जो सामाजिक कॉन्सेप्ट, हमारा जो धार्मिक कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर मानव सर्वश्रेष्ठ कृति बोला जाता, उसको दर्शाया गया था वहाँ। वहीं पाल कला अधिक जटिल और यथार्थवादी बनता गया, तांत्रिक प्रभाव और धार्मिक गुणता देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर वज्रयान का कॉन्सेप्ट, कोडिंग कॉन्सेप्ट आ गया था। क्लियर है। इसके अतिरिक्त धार्मिक प्रभाव की बात करें, मुख्यतः गुप्त काल में मुख्यतः हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पर आधारित है। अजंता की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, एलोरा की गुफाएं सब देखते होंगे आप जब, तो इस प्रकार के चीज़ों में देखते होंगे जहाँ पर अलंकरण कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। यहाँ पर जैन, इन तीनों धर्मों का क्या हुआ था, सम्मिश्रण किया गया था। यह गुप्त काल में भी दिखता है, पाल कला में भी दिखता है, पर हालांकि बौद्ध धर्म का यहाँ पर सांप्रदायिकरण हो गया था, उसका प्रभाव अधिक होता हुआ दिखे। साथ में बोधिसत्व, तारा और तांत्रिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रचलित रही इस काल में। तो इस तरीके से विस्तार होता हुआ। स्थापत्य कला की बात कर ले तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण उन्नत, जैसे दशावतार मंदिर देवगढ़ का, आप उन्नत शैली में उसको वो देखता हुआ मिलेंगे। वहीं पर पाल कला का विहार स्तूप निर्माण हुआ, जैसे विक्रमशिला, सोमपुरा, महाविहार। तो इस तरीके से स्थापत्य पाल कला में विकसित होता हुआ दिखेगा। जब मूर्ति कला की बात करते हैं तो मूर्तियों में आदर्शवाद और सौम्यता और आध्यात्मिकता गुप्त काल के दौर में देखने को मिलता है। पर वहीं हम बात करते हैं पाल कला मूर्तियों में बारीकी, सजीवता और तांत्रिक प्रतिवाद कॉन्सेप्ट लाया गया था, जहाँ पर हम मूर्तियों का भी बारीकी कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे उनके कपड़े प्रभावित हो रहे थे पर्यावरण से, हवा से अगर उड़ के किसी और जगह जा रहा है तो वो भी दर्शाया जाता था। हाथ का, पैर का, उंगली का, किसी प्रकार आँख का भाव का जो भाव हुआ करता था वो भी दर्शाया जाता था। इस तरीके से कॉन्सेप्ट अपनाए। वहीं भौगोलिक प्रभाव की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप ही सीमित था। जो गुप्त कला था भारतीय उपमहाद्वीप, जहाँ तक इसका साम्राज्य था वहाँ तक इसके मंदिर स्थापत्य होता हुआ दिखेगा। क्लियर है। साहित्य विस्तार होता हुआ। हालांकि बाद के दिनों में जो ट्रेड लोग आए थे, मुगल आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज लोग आए थे और भी यूरोपियन कंट्री के लोग आए थे, तो हमारे साक्ष्य को, साहित्यिक साक्ष्य को लेकर अपने विदेशों में गए थे, वो लेकर गए थे, वहाँ पर विस्तार नहीं हुआ था, स्वैच्छिक विस्तार। तो इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पर हम बात करें इसके पाल कला में भारत के साथ साथ तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया पर इसका प्रभाव होता हुआ दिखेगा जब हम इसके प्रभाव के तौर पर देखते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, इसको बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। इसको अच्छे से क्या करना है, A4 का जो PDF आप लोगों को दिया जा रहा है उससे थोड़ा सा प्रिंट निकाल कर बार बार रिविज़न कर लेना है, ताकि आप अच्छे तरीके से उत्तर लिख पाए। अब ध्यान रखिएगा, प्रचलित मंदिर शैली से तुलना। अब ये नया कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ। प्रश्न पूछ रखा है कि भारत में मंदिर शैली स्थापत्य का क्या देना है, उदाहरण प्रस्तुत करें। प्रश्न पूछा जा चुका है, तो हो सकता है तुलना पूछ दे इससे, तो क्या कीजिएगा आप, एग्जाम हॉल में प्रयास कीजिएगा, एग्जाम हॉल में खोजना शुरू कीजिएगा, नागर में क्या था, बेसर में क्या था, मथुरा में क्या था और पाल में क्या था। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक चार्ट आप लोगों को मैंने उपलब्ध कराया, उसको अच्छे से देख लेना है, शॉर्ट फॉर्म में करवा दिया, तब कम से कम उनको बाद के दिनों में शब्द दे दीजिएगा, प्रश्न पूछेगा। तो कुल मिलाकर बात देखिए, सभी कुछ न कुछ सम्मिश्रण सब में है। अगर हम बात करें नागर शैली की, या हम बात कर ले आपको पाल शैली की, द्रविड़ शैली की, बेसर शैली के, लगभग चीज़ें सेम है, बस मात्रा के आधार पर अंतर है, भाव के आधार पर अंतर है। तो जिसको आप समझ जाइएगा, बार बार प्रयास कर लीजिए, वो लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं मंदिर स्थापत्य कला का, तो उसकी विविधता, क्षेत्रीय विशिष्टता सीमित नहीं रहती, विस्तृत हो जाती है। तो उसके साथ साथ जो आने वाला जो जनरेशन है उससे अधिक प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिएगा, काल कालांतर में जो समय, भूगोल और धर्म शासकों के संरक्षण के अनुसार 4 मुख्यतः मंदिर के स्थापत्य शैलियाँ विकसित हुई, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, पाल शैली आपको देखने को पूर्वी भारत में, नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और बेसर शैली मध्य भारत में आपको देखने को मिलता है ना। उसी के बाद मथुरा शैली भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो नागर शैली के तौर पर जब हम बात करते हैं, नागर शैली और बेसर शैली बाद में विकसित, तो मथुरा शैली से मिश्रित होकर निकल के आपको क्या होता है, बेसर शैली का निर्माण कर दिया जाता है। पर यहाँ पर कुल मिलाकर जब मुख्य शैलियों की बात करते हैं, उसका प्रभाव कैसा रहा, तो ध्यान रखना, पाल कला के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। काल क्या था, क्षेत्र क्या था, प्रभाव क्या था। प्रसिद्ध उदाहरण भी मैंने आप लोगों को नालंदा, सोमपुरा, विक्रमशिला आपको सब मैंने बता दिया। इसकी विशेषता के तौर पर आपको मंदिर विहारों में निर्माण वर्गाकार और आयताकार मैंने बताया भी। ऊंचाई अपेक्षाकृत कम था, शिखर साधारण था और गोलाकार था। मैंने वर्गाकार का मंदिर एग्जाम्पल दिया ना, वर्गाकार होकर छोटा सा शिखर बना दिया जाता था, केवल प्रतीकात्मक के तौर पर। अब ध्यान रखिए, निर्माण सामग्री था काला पत्थर और कांस्य धातु, बाह्य अलंकरण न्यून था, आंतरिक भाव ध्यानमग्न और वातावरण वाला था, आंतरिक कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। बौद्ध प्रतिमाएं शांति, करुणा और ध्यान भाव सजीव चित्रण करता था। तो ये मैं सभी अभी चर्चा कर रखा है।
पर ध्यान रखना इसके साथ, जब तुलनात्मक पूछेगा, मान लीजिए पूछ दिया पाल शैली का नागर शैली से तुलना, तो क्या करना, इस चार्ट को रखना और नीचे वाला को ऐड कर देना है। अगर पूछ दे पाल शैली और द्रविड़ शैली में तुलना, तो क्या करना, इसको रखना है, द्रविड़ शैली को नीचे से ला कर ऐड कर देना, जो आप लोगों को A4 साइज का PDF में दिया जाएगा या यहाँ भी जो दिया जा रहा है। क्या करना, बस तुलना के दौरान इसको सब जगह रहेगा ये वाला पाल कला वाला, और नीचे वाला जिससे पूछेगा उसको ऐड कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नागर शैली की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में विकसित हुआ। गुप्त काल से प्रारंभ होकर 5वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर देखने को मिल जाता है। क्षेत्र था उत्तर भारत, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात के क्षेत्रों में सर्वाधिक विकसित होता हुआ नागर शैली दिखेगा। वहीं पर इसकी प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, लिंगराज मंदिर, खजुराहो मंदिर, सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, नागर शैली में विकसित सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है। और यह आज तक अपने स्थापत्य मंदिर शैली का जीता हुआ सबूत अपना प्रस्तुत करता है कि हमारे कलाकार कितने उन्नत तकनीक को प्रयोग किए थे। मुख्य विशेषता के तौर पर देखते हैं नागर शैली का, तो मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर होता था। देखिए पहले चबूतरा बनाया जाता ऊंचा, उसके बाद मंदिर बनाया जाता। ऐसा नहीं कि जमीन से ही मंदिर को उठा दिया जाता था, ऊंचा चबूतरा भाव दिया जाता था। अर्थात यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जो देवी और देव का स्थान होगा वो आम जनों से ऊपर है, तो इसलिए सामाजिक जीवन में भी आपको इसका प्रभाव होता हुआ दिखेगा। इसमें भक्ति भाव का कॉन्सेप्ट आपको होता हुआ दिखेगा। क्लियर है। अब शिखर ऊंचा होता था, सीधा होता था, वर्गाकार होता था। यह भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि नागर शैली का जो शिखर है ऊंचा जाएगा, उसके बाद यानी पाल कला की तुलना में ऊंचा रहेगा, सीधा होगा और क्या होगा, वर्गाकार होगा, इस तरीके वक्राकार होगा, कर्व होगा ऐसे, ठीक है ना। अब गर्भगृह ऊपर शिखर और सामने मंडप और तोरण हुआ करता था, एक श्रेणी में बनाए जाते थे ये तीनों। अगर मान लीजिए गर्भगृह की बात कर ले, शिखर की बात कर ले, तो गर्भगृह यहाँ होगा, मंदिर का चबूतरा यहाँ है, आने का रास्ता, चबूतरा सीढ़ी बनी हुई है, ये यहाँ पर सीढ़ी से चढ़ गई। गर्भगृह आपको ये हो गया, सामने आपको मंडप होगा, उसके बाद तोरण होगा, तोरण यहाँ से दरवाजा अंदर, जैसे आप स्तूप में तोरण था ना, ध्यान आ रहा है, प्रवेश द्वार के तौर पर इस तरीके से वर्ग आपको आकृति बनेगी। तो अंतिम तौर पर गर्भगृह था, यहीं पर मंदिर का निर्माण हुआ करता था, जो सबसे ऊंचा हुआ करता था, इस तरीके से। क्लियर है। अब है कि मूर्तियां अत्यधिक अंकित और प्रतीकात्मक हुआ करती थी, अलंकृत अत्यधिक होता था, प्रतीक ज्यादा प्रयोग होते थे। मंदिर में गृह, मंडप, अर्धमंडप, अंतराल का संयोजन किया गया था, यहीं पर मंडप, अर्धमंडप सभी प्रयोग किए गए थे। इस तरीके से विशेष क्या क्या तकनीकों का प्रयोग आपको नागर शैली में दिखेगा, जो आपको क्या होता है यहाँ पर नहीं दिखता है। पाल कला में डायरेक्ट क्या होगा, चबूतरा छोटा सा बना, बेस बना दिया, जैसे भी आप घर बनाते छोटा सा बेस बनाते, उसी बेस पर खड़ा कर देते हैं ना, वैसे ही यहाँ बनाया जाता था पाल कला में। पर यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पहले चबूतरा बनाया था, लंबा चबूतरा, जिसमें 3 वर्गीकरण, कहीं कहीं 4 वर्गीकरण, जैसे गर्भगृह पहला हो गया, उसके मंडप, उसके अर्धमंडप, अंतराल संयोज किया जाता था। तो इस तरीके वर्गीकरण के आधार पर, क्योंकि दूर आने में दूरी मिले, और इस प्रकार नागर शैली की जितनी मंदिर है उसमें देखने को मिल जाता है। जब इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि जब हम आते हैं द्रविड़ शैली की, दक्षिण भारत की शैली में, तो ध्यान रखिएगा प्रारंभिक चोल साम्राज्य के द्वारा, चोल काल में ही विकसित हो जाता है यह शैली, बाद के दिनों उन्नत आपको होते हुआ दिखेगा। पर ध्यान रखिए, जैसे इसका क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल जैसे क्षेत्रों में द्रविड़न शैली का इंपॉर्टेंट महत्ता रहता है। वहाँ के राजाओं के नाम पर ही शैलियाँ विकसित होते हुए देखिए, राजराजेश्वर आपको, लिंगराज कॉन्सेप्ट आपको दिया था, विदेश्वर कॉन्सेप्ट, राजराजेश्वर, इस तरीके से राजा राज चोल का प्रथम का शैली। तो ध्यान रखिए द्रविड़ शैली में इस तरीके जब विकास हम होता हुआ दिखेंगे, तो विदेश्वर जो मंदिर है तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, उसका एग्जाम्पल आपको दिखेगा। वही मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, जो आपको द्रविड़ शैली का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है, उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो यह मंदिर समतल चबूतरे पर निर्मित होते थे, विमान, शिखर, पिरामिड और अनेक मंजिलों वाला होता था। ये बहुमंजिला इमारत बनने लगा। अफसोस कि मंदिर में पहले आपको जब चबूतरा ये हो गया, पूरा लंबा चबूतरा, यहाँ पर सीढ़ी होगी आने के लिए। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ जब गर्भगृह बनाया जा रहा है, गर्भगृह, तो यहाँ पर मंजिल बनने लगा। तो उसके बाद जाके सबसे ऊपर जाके शिखर बनता था, 5-6 प्रकार का शिखर बनता, जिस पर कलश स्थापित किया, सोना का कलश हुआ करता था। इस तरीके से बहुमंजिले इमारत वाला मंदिर बनने लगता द्रविड़ शैली में। जो जितना संपन्न होगा राजा, उतना अपना मंजिला बढ़ाना शुरू कर दिया। यह
भव्यता का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को देखिएगा। अब मंदिर परिसर विशाल थे, दीवारों से घिरा हुआ था, चारों दिशाओं में गोपुरम प्रवेश द्वार थे। पहले के मंदिरों में क्या हुआ करता था, एक प्रवेश द्वार हुआ करता था सामने से। अब क्या होता है, इस मंदिर परिसर में आने से चारों तरफ से द्वार बनाए लगे इस चबूतरे पर। तो यह क्या हुआ, क्षेत्र को बढ़ा दिया, मात्रा को बढ़ा दिया, जिसके माध्यम से इसकी भव्यता और भी उभर कर सामने आने लगी। तो यह सब सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। देव मूर्तियां विशाल और भव्य बने, मूर्तियों का भी स्थापना जब इसमें इसके अंदर होता हुआ दिखेगा तो आपको बड़े आकृति वाले देव मूर्तियां हुआ करती थी। निर्माण सामग्री ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करना है कि द्रविड़ शैली के साथ अगर तुलना पूछ दे पाल कला को, तो तुलनात्मक पहले पाल कला को लिख दीजिएगा, फिर द्रविड़ शैली को यहाँ से लिख दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपका उत्तर बन जाएगा। अगर हम बात करें बेसर शैली, मिश्रित या संकर शैली जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें चालुक होसल काल आपको 7 से 12वीं शताब्दी में क्या होता, सदी में इसका विकसित होता हुआ रूप देखेगा। कर्नाटक और दक्कन के क्षेत्र में यह इसका प्रभाव देखेगा इस मंदिर स्थापत्य कला का। जब हम इसके प्रभाव की बात करते हैं, नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण के तौर पर हम इसे देखते हैं। नागर जो शैली था उसके साथ साथ द्रविड़ शैली का कुछ अंश इसमें देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, दुर्ग मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केयूर का मंदिर जो आपको कर्नाटक में है, पडकल में, उसके द्वारा वहाँ पर इसकी भव्यता स्पष्ट रूप से दिखती है। और भी बहुत से उदाहरण है, फिर भी आपको इतना कम से कम तीन उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल याद करके रखने। अगर प्रश्न पूछ दे तो आप उसका उत्तर लिख पाए। अब ध्यान रखिएगा, मुख्य विशेषता के तौर पर मुख्य मंदिर योजना गोलाकार और बहुभुजाकार था। यह बेसर जो हमारा शैली था उसका बहुभुज के तौर पर इसका स्थापना किया जाने लगा। और इसके अतिरिक्त शिखर का नागर वक्रता आने लगा। द्रविड़ की पिरामिड के रूप में दोनों का सम्मिश्रण, द्रविड़न शैली का जो पिरामिड कॉन्सेप्ट था उसको भी अपनाया गया। जो आप ऐसे जाता है मंदिर, पिरामिड कॉन्सेप्ट जाता था, आपको याद कीजिए फारस का पिरामिड कॉन्सेप्ट ऐसे ही है ना, ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता है वहाँ पर यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको इस तरीके का शिखर बना दिया जाता था जो सोने का हुआ करता था। बाद के दिनों में और भी अलंकृत किया जाने लगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये बेसर शैली में भी देखने को मिलता है। मूर्तियों का सूक्ष्म नक्काशी और ज्यामितीय सजावट देखने को मिलती, जटिल मंडप व्यवस्था, भव्य द्वार बनाए जाने लगे बेसर शैली में। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन आप जब कीजिएगा तो बेहतर उत्तर निकल कर आएगा। अब देखिए, उत्तर लिखने के लिए देखिए सभी, जब हम CTA की बात कर रहे हैं ना, तो केवल एक पक्षीय बात नहीं कर रहे, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस है। तो हम लोग प्रयास करें हर एंगल से सारे उत्तर को देने का। हालांकि वीडियो देखिए लंबा हो जाता है, तो प्रयास क्या करना है, सब्र रखना है। कमीशन अगर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करना है, BPSC बिहार लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो अगर आप में सब्र नहीं है, प्रतीक्षा करने का हैबिट नहीं है, तो फिर तो सारी बातें साइड हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को देखना है। जो क्लास आप लोगों को दी जा रही है, जो कंटेंट दिया जा रहा है ना, आप किसी से भी तुलना कर लिए, किसी भी ऊंचे संस्थान से, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत जगह काम कर रखा हूं, तो मुझे पता है उसकी सीमा क्या है ना। तो आपको यह तय करना होगा कि आपको बेहतर क्या करना है। तो आप समय दे के चीज़ों को देखिए, सीखिए, और एक घंटे का अगर समय निकाल लेते तो इससे टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न BPSC नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होगी। जब होगी तो मैं फिर ऐड कर दूंगा। अगर कुछ नए कॉन्सेप्ट रिसर्च पेपर में निकल कर आते हैं और आप लोगों को पता नहीं ये सब कॉन्सेप्ट मैं कहाँ से दे रहा हूँ, ये सब साधारण किताबों में आपको नहीं मिलेगा, जाके खोज के देख लीजिएगा। जब भी मैं बात करता ऑथेंटिक वेबसाइट का बात करता हूँ, तो वहीं से निकाल के, किसी का रिसर्च पेपर है उसमें किसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो उसकी बातों से निकाल कर सारे तथ्यों को रखता हूँ। तो समय लगता है, इसके लिए आपको प्रयास किया जाता है। तो आप लोग उसके लिए क्या, आप भी समय दीजिए और आराम से देखिए, मूवी समझ के देखिए, आराम से चीज़ों को समझिए। चलिए हम बात करते हैं पाल कला में। जब हम बात कर रहे हैं कि पाल कला का देशी और विदेशी जो कलाओं का प्रभाव क्या था, तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आपको तुलनात्मक तौर पर पूछा। तो देशी प्रभाव देखिए, मैंने अभी बताया आप लोगों को, सारी चीज़ें बताया कि मौर्य कला, गुप्त कला का प्रभाव क्या था, बंगाल और बिहार का स्थानीय शैली का क्या प्रभाव था, हिंदू और जैन कला का क्या प्रभाव था। तो ये अमूमन वही रहेगा, पर विदेशी कलाओं का क्या प्रभाव है ये अलग है, तो मैं इसे ऐड कर देता। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम मौर्य कला, गुप्त कला की बात करें, तो चमकदार पॉलिश, गुप्त कला जो आपको मौर्य कला का चमकदार पॉलिश कॉन्सेप्ट यहाँ
प्रभाव डालता है। वहीं गुप्त कला का आदर्शवादी मानववादी कृतियाँ थी, वो प्रभाव पाल कला पर डालता है। तो आपको ध्यान रखना, मूर्तियों में शांति, सौम्यता, स्थिरता गुप्त कला से प्रेरित होकर पाल कला में विस्तारित हो जाती है, वहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट गुप्त कला से आता है। दीदारगंज का यक्षनी जैसी मौर्य कला की परंपरा पाल मूर्तियों में भी चमकदार सतह के रूप में बनी रही, तो यह मौर्य कला से प्रभावित था। तो जो यक्षनी का जो कॉन्सेप्ट था, बेस था, वो क्या हुआ कि पाल कला में जब मूर्तियां निर्मित हुई थी, इस प्रकार की यक्षनी से प्रभावित होता हुआ दिखेगा। वहीं बंगाल और बिहार का स्थानीय शैली की बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि स्थापत्य में बंगाल का वक्राकार जो छते हुआ था, कर्व रूप हुआ करता था, वो क्या होता था, जैसे क्या होता था ना कि ऐसे रूप मंदिर बना दिए जाते थे बहुत से ऐसे बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर ईंट का प्रयोग सरल अलंकरण, स्थानीय परंपरा के अंग के तौर पर देखने वाला स्थानीय प्रभाव, स्थानीय लोगों का प्रभाव। और आपको ध्यान रखना, जो कारीगर निर्माण कर रहे हैं वो स्थानीय हुआ करते थे, तो क्या करते, एक्सपेरिमेंट कर देते थे, और राजाओं को और उनके जो संरक्षक हुआ करता था उनको पसंद आ जाता, नई चीज़ें बना दिया। तो क्या होता है कि आप पाल कला में होते हुए दिखेंगे। क्लियर है, समझ गए बात को। अब मूर्तिकला मगध के स्थूल आकृतियां, सघन अलंकरण, क्षेत्रीय प्रभाव दिखाती है। मूर्तिकला में मगध का जो स्थूल आकृतियां हुआ करती थी, देखते थे ना, तो वहां पर क्या हुआ, इसका प्रभाव पाल कला में भी होता हुआ दिखेगा। वहीं हम बौद्ध, हिंदू और जैन की बात करते हैं, ये तो परंपरा हमारे शुरू से मौर्य कला से ही चला आ रहा था, तो पाल कला भी से अछूता कैसे रह जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म और हिंदू और जैन कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ समानांतर रूप से क्या हो रहे थे, राजाओं द्वारा संरक्षित किए जा रहे थे। इस तरीके से हम बात करते हैं। वहीं विष्णु, शिव, पार्वती, तारा, मंजूषी आदि चित्र मूर्तियां क्या धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धता को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियों का निर्माण आपको जो पूर्ववर्ती दौरों में होता हुआ दिखेगा। तो जैन और हिंदू का प्रभाव आपको होता हुआ दिख रहा था। साथ ही बौद्ध धर्म का प्रभाव तो था ही, पूर्णतः प्रभाव आपको बौद्ध धर्म में अलग से था, तो वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब नेपाल बात कर विदेशी प्रभाव की, तो नेपाल और तिब्बत की कलाओं का भी प्रभाव होता हुआ दिखेगा। जैसे आप जब पाल कला की, वज्रयान बौद्ध कला की बात कर रहे हैं ना, तो नेपाल तिब्बत में फैली और वहाँ की कलाओं में बदले पाल शैली को प्रभावित किया। जैसे ही यहाँ से वज्रयान कॉन्सेप्ट, महायान कॉन्सेप्ट बाहर के देशों में गया, तो क्या हुआ, वहाँ के लोकल कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, जुड़ गया। वहाँ के कलाकार, जब यहाँ के कुछ लोग वहाँ जाते थे और वहाँ से आकर यहाँ वर्णन करते थे, तो यहाँ पर राजाओं के द्वारा स्थानीय जो कारीगर होते थे उसका प्रभाव उस पर दिखाया जाने लगा। तो विदेशी जो प्रभाव था नेपाल और तिब्बत का, जैसे ये रूफ टॉप वाला कॉन्सेप्ट, या तो फिर आप देखते होंगे, जाइएगा बहुत सा मंदिर जो आकृति बना जाता है ना, ऐसे ऐसे आप देखते होंगे, शिखर आपको बनाया जाता था, जाके देखिएगा, बोध गया में जाइएगा, अभी भी जापान के मंदिरों का निर्माण का कॉन्सेप्ट दिया गया था ना, वैसे बहुत से मंदिर जो पाल कला में निर्मित किए, उसे छतों में इस तरह के शिखरों में इस तरह का प्रयोजन किया गया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वहीं पांडुलिपि चित्रों, बोधिसत्व की मूर्ति में हिमालयन शैली की विशेष झलक देखने को मिलती है। बहुत से पांडुलिपियों में हिमालय जो शैली थी, हिमालय शैली जो तिब्बत और नेपाल के क्षेत्रों में विकसित हुई थी, उस शैली को वर्गीकृत किया गया था, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को यहाँ पर दर्शाया गया था। तिब्बती का जो थंका था चित्रकला, पाल शैली पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रश्न पूछ रखा है पहले भी, थंका शैली क्या होता है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। श्रीलंका, वर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। श्रीलंका, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया क्या प्रभाव था, तो आपको ध्यान रखना है कि यह पाल कला की विशेष श्रीलंका, बर्मा, सुमात्रा, जावा तक पहुंची। तो यहाँ पर स्तूप और मंडप रचना में इसका प्रेरणा मिला। जो हमारा स्तूप स्थापत्य था, स्तूपों का निर्माण हालांकि कम श्रेणी में देखने को मिलता है, पर ध्यान रखिएगा पालकालीन भारत से प्राप्त आपको यहाँ प्रभाव देखने। इन क्षेत्रों का कला विशेषकर म्यांमार और म्यांमार में बागान जो मंदिर है उसमें, और ने भी भारतीय मूर्तिकला तकनीकों को समृद्ध किया, उसकी शैली को यहाँ पर लाकर क्या किया गया, निर्मित किया गया। इस तरीके से लोग प्रभावित होकर काम किए। वहीं पर बात करते हैं मध्य एशिया का प्रभाव। सिल्क रूट के माध्यम से मध्य एशिया, गंधार और तुर्की के कलाओं का भी सीमित प्रभाव पड़ा, जहां पर मूर्तियों को कभी कभी क्या किया गया, विदेशी चेहरों की झलक देखने को मिल गई। भारी वस्त्र तथा रत्न जनित आभूषण का संपर्क जब दिया जाने लगा पाल कलाओं में, इसका प्रभाव कहाँ था, सिल्क रूट में। जो आपको जो यूरोप फारस लोग जाते थे ना, वो सिल्क रूट वाला कॉन्सेप्ट मध्य एशिया, गंधार, अफगानिस्तान होते तुर्की के क्षेत्रों में जाता था, तो उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी अपनाया गया। तो कुल मिलाकर बात करें, भारतीय शैली तो प्रभाव कुछ कुछ दिया, विदेशी प्रभाव भी कुछ कुछ दिया। तो हम दोनों का अंतर लिख के आपका उत्तर बना दिया। इस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा तो और भी आसान हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा इसको शब्द दे दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप इसका उत्तर निर्माण कर सकते हैं।
अब आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको अलग दे रहा हूँ यहाँ पर, ये अभी तक कोई आप लोगों को नहीं दिया है। तो हमारा प्रयास है, हमारी टीम का प्रयास यही है कि आपको सबसे बेस्ट दिया जाए। और कुछ बच्चों के द्वारा फ़ोन करके ये बोला गया, सर अगर ऐसा कंटेंट रहा तो कुछ अलग हो जाएगा। बोला ठीक है, करिए, अलग हो जाएगा, अलग दिखाना है। मेरा यह मेरे और हमारा और हमारी टीम का यह लक्ष्य है ना, जब आपकी कॉपी को जब चेक की जाए ना, वो साइड में रख कर कुछ समय दिया जाए उस पर, ऐसे ही नहीं वो ऐसे से निकाल के आगे बढ़ जाए। तो प्रयास हमारी है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि देखिए विदेशी विचारकों की पहली बात कर लेते हैं। तो स्टेला क्राइमिस का नाम याद रखिएगा। स्टेला क्राइमिस बोलते हैं पाल युग की कला भारतीय मूर्तिकला के विकास की चरम अवस्था बोला जा गया इनके द्वारा। हालांकि कितना ये सही है बात की आलोचना वाले पक्ष में देखेंगे, पर उनके द्वारा यह बात बोला गया। उन्होंने बोला क्या कि कांस्य मूर्तियों में ध्यान और दिव्यता की मूर्ति अभिव्यक्त हो गई। कांस्य मूर्तियों में क्या किया गया कि ध्यान और जो हम मूर्तियों का विशेष एक योगदान देख रहे हैं, दिव्यता जो आपको ध्यान रखना है इनके कांस्य मूर्तियों में स्पष्ट तौर छोटे से जो ढांचे में ढाल कर बनाया जा रहा है उसमें दिखने लगा। बड़ा पत्थर को काट के बनाना आसान है, पर छोटे मूर्तियों में बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इस तरीके कांस्य मूर्तियों में ध्यान है। इसलिए इन्होंने इसका क्या कहा, विकास का चरम अवस्था कह दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। उनके अनुसार पाल मूर्तियों की तकनीक दृष्टि से अत्यंत परिष्कृत थी और उनमें गुण, धार्मिक भाव और कोमलता का अद्भुत संतुलन देखने को मिला। गुण भी था और क्या था, कोमलता का अद्भुत कॉन्सेप्ट था। क्योंकि गुण इसलिए था कि जो हम धार्मिक जीवन से अभिप्रेरित होते हैं, मोक्ष और काम का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, जन्म और मरण का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, जिसमें गुण धार्मिक भावनाएं आती हैं, वो इसमें देखने को मिला इनकी मूर्तियों में। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टेला क्राइमिस इनके द्वारा बोल दिया जाता है कि क्या है, सबसे चरम अवस्था। जेम्स फर्ग्यूसन क्या बोलते हैं, अपनी एक पुस्तक वो लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इन ईस्टर्न आर्किटेक्चर। इसमें लिखते हैं उन्होंने पाल कला की स्थापत्य कला में पूर्वी भारत की विशिष्ट पहचान और बौद्ध धर्म की गहराई झलकती है। अगर हम बात कर रहे हैं पाल कला के स्थापना, तो पूर्वी भारत का जब भी इतिहास आकलन किया जाएगा तो पाल कला के बिना नहीं किया जा सकता है। रीज़न उसके पीछे विशिष्ट पहचान और बौद्ध धर्म को अगर वास्तविक पहचान देना उनके संप्रदायों का, तो ये कला सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी पुस्तक में इनके द्वारा लिखा गया हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न जो आर्किटेक्चर है, उसमें इनकी बात कुछ शब्दों के रूप में इसको लिखा गया है। अब इनके द्वारा बोला जाता है कि जो पालकालीन बिहार और स्तूप निर्माण शैली है, तिब्बत और नेपाल के वास्तुकला के गहराई प्रभाव होता। तो यह बात मैंने जब लिखा कि तिब्बत और नेपाल का प्रभाव था, तो गलत तो नहीं लिखा ना, उसके लिए सोर्स है ना। इनका बुक आप पढ़िएगा, समय होगा कभी तो पढ़िएगा, आपको उनका सोर्स मिल जाएगा, किस रूप से प्रभावित किया था, कितना प्रभावित किया, तो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। अब स्मिथ जी का नाम तो आप लोग सब जानते होंगे, विसेंट ए स्मिथ। इनके द्वारा क्या बोल दिया गया कि पाल शासकों के समय बंगाल और बिहार भारतीय कांस्य कला का केंद्र बिंदु था। तो सोच के देखिए, कांस्य कला का केंद्र बिंदु अगर पूछे, क्या आप ऐसा लगता है कि पाल कला कांस्य कलाओं का केंद्र बिंदु रहा? तो सोच के देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न बने तो उत्तर कहाँ से स्टार्ट करना। और प्रश्न ऐसे ही अब बनाए जाएंगे। अगर मैं इस पर भी रिकमेंड करता हूँ कि देखिए प्रश्न ऐसे ही बनाया जाए आयोग के द्वारा, ताकि सोचने, समझने और पढ़ने की क्षमता को अभ्यर्थियों के द्वारा बढ़ाया जाए। केवल कोड कॉपी पेस्ट करके ना PDF कलेक्टर नहीं बनाइए। अधिकार बिहार का बेड़ा गर्द इसी कारण हुआ है कि PDF कलेक्टर लोग अधिक बन जा रहे हैं। रीज़न उसके पीछे क्योंकि ढाढ़ा के अनुसार चीज़ें को पढ़ के जाते हैं। मैं इस तथ्य को जानता हूँ, इस चीज़ को, तथ्य को बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ। जब तक आपके पास आइडियोलॉजी नहीं हो, किसी समस्या का 50 तरीके से सोचने का तरीका नहीं आपको पता होगा, कैसे आप बेहतर शासन प्रशासन कर पाएंगे। मैं पबेट का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे यह बेहतर तरीके से पता है कि इस चीज़ को कैसे हम बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि इस प्रकार के प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा जाना चाहिए, ताकि है ना आपकी क्षमता विस्तार का परिचय लिया जा सके कि कितना आप पढ़ के आए, कितना समझ के आए, चीज़ों को, भारतीय कलाओं कितना समझ रहे हैं। केवल रट के किसी के नोट्स को लेकर रट लेने से थोड़ी सिलेक्शन लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहुत सी चीज़ें बोल सकता हूँ इस मंच पर सीमाओं का उल्लंघन क्यों करना। आप बेहतर फीलिंग समझ रहे होंगे मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। अब चलिए, पाल मूर्ति कला को इन्होंने इंडियन ब्रॉन्ज जो रेनेसा है, भारतीय कांस्य मूर्ति का पुनः जागरण कर दिए। स्मिथ के द्वारा यह बातें कही गई कि अगर कांस्य मूर्ति का पुनः जागरण काल कोई था तो वो पाल कला था, गुप्ता नहीं था। ये भी याद रखिएगा। उन्होंने स्वर्ण काल बोला उनको, पर यह कांस्य मूर्तियों का स्वर्ण काल है, पुनः जागरण काल था पाल कला। तो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया, रेनेसा बोल दिया गया। आप सोच के देखिए, अगर आप उत्तर को ऐसे नहीं लिखिएगा तो कैसे नंबर मिलेगा? औसती नंबर तो मिलेगा ही ना बुआ।
तो ध्यान रखना है। स्मिथ के अनुसार पाल मूर्तियों की सुंदरता, संतुलन और आध्यात्मिकता का समन्वय बताया गया। वही आगे चल के बासम के द्वारा क्या बोल ए एल बासम के द्वारा बोला जाता है अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा, पाल कला भारतीय बौद्ध कला तथा परिष्कृत और एवं अंतिम उत्कर्ष था। अभी मैं शुरू से क्या बोल रहा था, याद आ रहा है कि गुप्त का काल स्वर्ण युग रहा, पर अंतिम स्वर्णिम युग कौन था कलात्मक रूप से? आपको पाल कला था। मैं बासम की ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था। तो अगर कोई शब्द बोलते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं कुछ तथ्य होगा, कहीं उसका आशय कहीं लिखा होगा, कोई थोड़ी पेट से गढ़ कर बोला जा रहा है, उसके तथ्य फैक्ट है। अगर कोई काट देगा तो मैं इस बुक का रेफरेंस दे दूंगा, लीजिए। अब बासम कौन है, हिस्टोरियन से जाके पूछिए। इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। यह कला बौद्ध दर्शन और तंत्र साधना रहस्यमयी पक्ष को मूर्त रूप देता है। तभी यह क्या होता है, 1 सेकेंड, तभी ये देखते हैं आप रहस्यमय पक्ष रूप मूर्त रूप देना शुरू कर देता है। बासम बोलते हैं कि यह जब हम बात करते हैं अंतिम उत्कर्ष के तौर पर, तो यह जिस रूप से उभरा के सामने आया ना, वो उसके बाद किसी शासक, वैसे भी हमारे यहाँ उसका ब्रिटिश शासन आ जाता है, तो धीरे 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 क्या होता है, उस समय जो हमारा मुगल साम्राज्य था उसका विस्तार शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि अंग्रेज लोग आ जाते हैं उसके बाद। तो कलात्मक विकास इस दृष्टि से नहीं होता है। हालांकि मुगल काल में भी अपने स्थापत्य और धरोहर, हमारे साहित्यिक धरोहर हैं जो आपको अलग विस्तार देते हैं, पर जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, सनातन बौद्ध धर्म, ये सब की समिति की बात करते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट से निकल कर आए हैं, उसमें अंतिम प्रयास यही बासम के द्वारा बोला गया था। क्लियर है। जॉन मार्शल का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की गई थी, कलिंगम और जॉन मार्शल के कॉन्सेप्ट को आप लोग उससे छूता नहीं रहे होंगे। तो ध्यान रखिए, जॉन मार्शल बोलते हैं पाल कालीन मूर्तियाँ अपने शिल्प में ऐसी पवित्रता और सौंदर्य समटे हैं जो भारतीय कला के अन्य किसी कला में दुर्लभ ही मिलेंगे। अब है कि बोल रहा है पाल कालीन मूर्तियाँ अपने शिल्प और पवित्रता सौंदर्य समटे हुए। 3 कॉन्सेप्ट बोलते हैं। शिल्प में जो बातें कही हैं, ऐसी पवित्रता है जो दिख जाता है, ऐसा नहीं कि आपको इसको अलग किया किसी अन्य कला से जोड़ देंगे। वहाँ पर सौंदर्य समेटा हुआ कि हाँ, भाव भंगना कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। तो आपको जॉन मार्शल इस बात को कहते हैं। अब ध्यान रखिए, नालंदा और विक्रमशिला जैसे केंद्रों में कला, धार्मिकता और शिल्प कला का मेल उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये इस आपको मार्शल के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया। वहीं जब हम देसी जो हमारा राष्ट्रीय जो आपको रहे थे हमारे विचारक या राइटर्स या पुस्तक लिखने वाले, वो सारे क्या बोल रहे हैं उसको भी समझ लीजिएगा। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा बोला गया, पाल युग की कला भारतीय मूर्ति कला के एक नए युग के आरंभ करती है। नए मूर्ति कला की नई, यहाँ पर ध्यान रखिए, मूर्ति कला की बात हो रही है, स्थापत्य की बात नहीं हो रही है, अन्य की बात नहीं है, मूर्ति कला की बात हो रही है। जो कास्य कॉन्सेप्ट दिया गया था उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, साधना को मूर्त कला के में कहा, जो बौद्ध दर्शन को आत्मा का प्रकट करती थी, साधना के मूर्त कला के तौर पर इनको विस्तृत करते हैं आपको कुमार स्वामी, याद रखना है। उसमें भारतीय कला और तिब्बत के साथ इनका सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। हम जब द्विपक्षीय संबंध बना रहे थे, हमारे बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय वहाँ जा रहे थे, तो उसमें कलात्मक सहयोग भी इसने दिया, सेतु का काम किया भारतीय और तिब्बती धारणाओं को विकास करने में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आरसी मजूमदार क्या बोलते हैं, डॉक्टर आरसी मजूमदार, पाल शासकों के संरक्षण और बिहार और बंगाल भारतीय कला का महान केंद्र बनकर उभरा। तो ये ध्यान रखिएगा, पाल शासकों का जो संरक्षण था बिहार और बंगाल का, उत्कृष्ट उदाहरण देखता है। तो अभी भी उसका प्रभाव उनकी कलाओं में होता हुआ दिखेगा। आप जाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, उनके धार्मिक जीवन को समझ, वर्तमान धार्मिक जीवन को जब खंगालिएगा तो पाल कला का प्रभाव वर्तमान में भी वहाँ दिखता है। वहीं उनके द्वारा बोला जाता है कि धार्मिक भक्ति, सौंदर्य और तकनीकी निपुणता त्रिवेणी संगम देखा गया। तो आरसी मजूमदार का एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, त्रिवेणी कॉन्सेप्ट, जहां पर उन्होंने पाल कला को धार्मिक भक्ति, सौंदर्य और तकनीकी निपुणता को त्रिवेणी संगम बोलते हैं पाल कला। तो आपसे ये प्रश्न बनाया जा सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है या क्या पाल कला त्रिवेणी संगम पर आधारित विशिष्ट कला थी? तो मजूमदार के इस कॉन्सेप्ट को शब्द दे के आगे बढ़ जाना, और स्थापत्य और ये सब सारी चीज़ें लिख देनी है, शीर्ष में आपको यही सब आएगी। अब ध्यान रखिए, पाल कला भारतीय कला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करता है, क्योंकि भारत से बाहर जाकर अपनी कलाओं का विस्तार करता हुआ दिखेगा, जैसा नेपाल, तिब्बत, चीन जैसे क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में। तो इस तरीके से ध्यान रखना।
डॉक्टर B.N. मुखर्जी बोलते हैं कि पाल कला नालंदा और विक्रमशिला विषय सांस्कृतिक चेतना के निकटता ला देता है, जोड़ देता है सांस्कृतिक को आम जीवन से। वहीं पर शैक्षणिक, धार्मिक और कलात्मक परंपराओं का संयुक्त परिणाम, ये बल देते हैं कि ये संयुक्त परिणाम था शैक्षणिक, धार्मिक और कलात्मक परंपराओं का पाल कला। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में इसका विकास होता हुआ देखेंगे और इसका परिणाम ये अंत में मिलता है ज्ञान, ध्यान और करुणा के प्रतीक के तौर पर। वहीं पर डॉक्टर K.N. नीलकंठ शास्त्री बोलते हैं कि भारतीय काष्ठ मूर्ति कला, उसका स्वर्ण युग इनके द्वारा बोल दिया जाता है। तो स्वर्ण युग कौन कौन बोल रहे थे, ध्यान रखना इधर आपको नीलकंठ शास्त्री और विदेशी शासकों में कौन बोलते हैं, याद रखना। दोनों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो दोनों का एग्जाम्पल आप दे के आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर वही बात। वही पार्स परमेश्वर नाथ गुप्त बोलते हैं, या गुप्ता कहीं कहीं मिल जाएगा, तो गुप्त देख लीजिएगा। उसके बाद पाल कला महायान, वज्रयान बौद्ध परंपराओं का कलात्मक क्या है अभिव्यक्ति बताते हैं इनके द्वारा। अब ये कुल मिलाकर यही बात हो रही है कि बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय विकास हुआ उसके आधार पर पाल कला विकसित होता हुआ दिखता है। वहीं पर इसका अनूठा संयोजन बोलते हैं कि इसका धार्मिक भावना का और लौकिक सौंदर्य का अनूठा संयोजन बोल देते हैं। इस तरीके से उसके सौंदर्यता का परिचायक पाल कला का होता हुआ दिखेगा। उन्होंने बौद्ध कला का अंतिम किंतु परिपक्व अवस्था बोलते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखना है, आपको यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्या इस बात से सहमत है कि बौद्ध जो पाल कला है, पाल कला बौद्ध कला की अंतिम किंतु परिपक्व अवस्था को दर्शा रहा था? आप इस प्रकार के भूमिका में शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या निष्कर्ष में जाइएगा तो कुल मिलाकर कुछ बातों के यहाँ से लिखा जा सकता है। शब्द का तो खेल है, शब्द को जोड़ना है, तोड़ना है, उसको एक मोती के तौर पर पिरो देना, उत्तर लिख देना है। शब्दों का प्रयोग जितना सीखिएगा उतना बेहतर आप उत्तर लिख पाइएगा। नहीं तो क्या होगा ना कि मेरा ये पर्सनल मानना है कि केवल सतही ज्ञान लेकर सतही चीज़ों को लिखने के बाद नंबर नहीं मिलेंगे, खासकर हिस्ट्री में नंबर क्यों नहीं मिलते, आज 2 दिन के वीडियो से आप समझ सकते हैं। अगर नंबर अधिक लेना है तो आपके आइडियोलॉजी में विस्तार होना चाहिए, आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट डेवलप होने चाहिए, उस पर विभिन्न शब्दों का संग्रह आपके पास होना चाहिए। एग्जाम हॉल में बैठकर डायरेक्ट संग्रह नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बात करते हैं। जब पाल कला के साक्ष्य की बात करते हैं ना, तो ध्यान यह रखना है कि नालंदा, विक्रमशिला, बोध गया और कुर्कीहारा जैसे स्थलों से विद्वान है ही, पर बिहार में उसके अलग साक्ष्य है, भारत में इसके अलग साक्ष्य है और विदेशों में इसके साक्ष्य। 3 रूप से वर्गीकरण कर दूंगा जिसके आधार पर आप उत्तर लिख पाएंगे। कहीं से भी पूछे आप उसका वहीं से उठा के उत्तर दे दीजिएगा। अब जैसे नालंदा से कि नालंदा विश्वविद्यालय पाल कला मिलता है, कांस्य मूर्तियाँ मिलती है, तारा, अलकेश्वर, मंजूषा आदि मूर्तियाँ पाल कला की यहाँ मिल जाती है। ईंट निर्मित मंदिर मिलते हैं, बिहारों, भवनाशेष, स्तूप जो पाल स्थापत्य के प्रमाण यहाँ से नालंदा से मिल जाते हैं। नालंदा मिली मूर्तियाँ अब क्या है, पटना संग्रहालय और भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता है वहाँ संरक्षित करके रखा गया है, तो यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया। विक्रमशिला से पाल राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय तंत्र साधना बौद्ध अध्ययन केंद्र के तौर पर हमको साक्ष्य के तौर पर मिलता है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर है। फिर वज्रयान बौद्ध मूर्तियाँ, ध्यानमग्न बुद्ध प्रतिमाएं, वज्रधर मूर्तियाँ, पाल कला की विशिष्ट मूर्तियाँ, परिष्कृत शैली की मूर्तियाँ आपको कहाँ से मिल रहा है, विक्रमशिला से मिल रहा है। अब इसके अतिरिक्त स्थापत्य जो अवशेष है, लाल ईंटों से बने मठ मंदिर पालकालीन निर्माण तकनीक को दर्शाते हैं। इसका अवशेष आपको नालंदा में, विक्रमशिला में या सोमपुरा जो बांग्लादेश में है वहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, लाल मिट्टियों से बनाया गया। बोध गया, याद रखिएगा, बोध गया पालकालीन महाबोधि मंदिर जीर्णोद्धार हुआ, वहाँ पर विकसित किया गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पालकालीन बुद्ध प्रतिमाएं, वज्रासान तथा वज्रयान जो देवताएं होती, काष्ठ प्रतिमाएं, विशिष्ट उदाहरण आपको बोध गया से मिलता है, बोध गया के साक्ष्य के तौर पर वहाँ पर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त मूर्तियों को सुसंगठित शरीर, मृदु भाव, आध्यात्मिक शांति, पाल मूर्ति कला की पहचान बोध गया से प्राप्त जो साक्ष्य है वहीं से हमको मिलता है। तो साक्ष्य के आधार पर भी आकलन कर सकते हैं आप। कुशीनगर और जो राजगीर क्षेत्र में, कुशीनगर अर्थात यूपी वाला जो कुशीनगर वहाँ पर, और राजगीर क्षेत्र, यहाँ पर ध्यान रखें कुशीनगर आज उत्तर प्रदेश में है, किंतु ऐतिहासिक रूप से इसका संबंध बिहार के पाल कला परंपरा से रहा। राजगीर में भी कई पाल शैली मूर्तियाँ अवशेष प्राप्त हुई है, जिसको हम लोग विभिन्न संग्रहालयों में स्थापित करके रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्थल से बात करें, आंटी, नालंदा आंटी है देश क्षेत्र, और अनंतपुरी बिहार शरीफ संप्रसारण जो आपको गया जिला में है। कुकरीहार, देखिए यहाँ लिखा गया हिंदी इंग्लिश दोनों, कुकरीहार याद रखना, कुकरीहार गया। इन स्थलों पर अनेक कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तियां मिली है, तो इसको याद रखना। इस तरीके के एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ कुकरीहार में मिली बुद्ध और बोधिसत्व की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं विश्वविख्यात है, जिसको मैंने पिक्चर में ऐड किया था, याद रखिएगा।
इसके बोधिसत्व के अन्य भी मूर्तियां मिलते हैं अन्य क्षेत्रों में, आपको पत्थरों का बना हुआ मिलता है, काला पत्थर का, बेसाल्ट पत्थर का। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी, बिहार के क्षेत्र में कम से कम आपको ये क्षेत्र मिला है साक्ष्य के तौर पर। अब इसके अतिरिक्त हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत में याद रखना है बिहार और बंगाल के अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका साक्ष्य हमें मिलता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में हमें मिलता है। अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो हालांकि उसमें शासन वहाँ हुआ करता था, तो जिसमें आपको मुर्शिदाबाद, बर्धमान, वीरभूम, मालदा, गोंड जो बंगाल और जगदल में आपके इसके साक्ष्य मिलते हैं। नाम मैंने जगदल मंदिर का भी लिया था, इस तरीके से याद रखना। काश बुद्ध, तारा, लोकेश्वर तथा मंजूषा अनेक मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती हुई दिखेगी। वहीं जब बात करते हैं जगदल और सोमपुर महाविद्यालय की मूर्तियाँ आपको मिलेगी यहाँ पर, जो आपको बंगाल से प्राप्त होती है। गोंड का जो बराकर है, गोंड का बराकर वर्धमान क्षेत्र का पाल स्थापत्य कला का उदाहरण आपको पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से होता हुआ दिखे, उसके साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। वहीं उड़ीसा की बात करें, ध्यान रखिएगा पाल शैली के प्रभाव उड़ीसा के रत्नागिरी, उदयगिरी, लालगिरी और बौद्ध प्रतिमाएं मिलती है। वही मूर्ति पालकालीन बंगाल, महायान, वज्रयान के आपको साक्ष्य मिलेंगे। तारा, मंजूश्री, हरित देवी का जो मूर्तियां हैं आपको उड़ीसा से प्राप्त होते हैं, तो ये इस तरीके से याद रखें हरिती देवी का। और इसी तरीके झारखंड में भी याद रखिए, बराकर से झारखंड के आपको मंदिर का साक्ष्य मिलता है, तो इस तरीके से याद रखना। अब उत्तर प्रदेश सारनाथ, कुशीनगर से आपको पाल के काले मूर्तियां प्राप्त होती है। कहाँ से? आपको सारनाथ और कुशीनगर से। इसके अतिरिक्त आपको जो जहाँ पर स्पष्ट अलंकरण वाली मूर्तियां मिलेगी, सारनाथ से प्राप्त प्रतिमाएं, पालकालीन बौद्धित्व जो है, बौद्धिक आदान प्रदान का केंद्र बिंदु था, उसको स्पष्ट करता हुआ मिलेगा। असम में ध्यान रखिए, कामरूप राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक संपर्क के तौर पर पाल कला का विकास रूप वहाँ देखने को मिलता है, वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त तारा, हरिती और मंजूश्री जैसी मूर्तियाँ पाई गई, जो पाल शैली का प्रभाव झलकता है। झारखंड का पश्चिम जो मगध आपको सीमांत क्षेत्र था, वहाँ पर भी आपको मिलता है। यद्यपि भौगोलिक रूप से बिहार सटा हुआ क्षेत्र था, परंतु बाद के दिनों में यह हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, बुद्ध, तारा मूर्तियां प्राप्त होती है। अभी भी जाइएगा, जैन की जो पाल कला की मूर्तियां वहाँ मिल जाती है। गिरिडीह का जो क्षेत्र है पारसनाथ, वहाँ पर आपको इसके अवशेष मिल जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश अन्य क्षेत्रों की बात करें, साक्षी, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में भी बुद्ध की वज्रयान बौद्ध शाखा की मूर्तियां मिलती है। तो कुल मिलाकर देश में पूरा साक्ष्य आपको मिल जाता है, जहाँ पर पाल कला से प्रभावित होकर सारी चीज़ें हो रही थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि आपको विदेशों में कहाँ मिला, तो विदेश में याद रखना है कि विदेशी क्षेत्रों में यह दक्षिण पूर्व एशिया, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, चीन जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार होता हुआ दिखेगा। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेपाल में, तो नेपाल का पालकालीन बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था, क्योंकि लोग आ जा रहे थे, सांस्कृतिक विरासत मिल रही थी, उसके साक्ष्य भी हमें मिला। जैसे काठमांडू घाटी मिला, पाटन में मिला, और भक्तपुर जो वज्रयान बौद्ध मूर्तियां और काश बुद्ध प्रतिमाएं पाई गई वहाँ से। और ध्यान रखना, पाल शैली की मिलती जुलती अन्य शैलियों का विकास होता है, अन्य शैलियाँ की भी मूर्तियां हमें प्राप्त होती, जो वहाँ से लोकल शैलियों से प्रभावित हुआ करता था। यहाँ पर रत्नेश्वर, लोकेश्वर और तारा की मूर्ति पाल शैली में समान ललित आसन, कोमल आसन, इस प्रकार के जो कोमल भांगना अंकलन है उसको प्रदर्शित करता है। नेपाल के कलाकारों जैसे अर्जुन देव को पाल दरबारों में बुलाया गया, उनके प्रभाव में कुछ मूर्तियों को स्थापित किया गया। और जो अर्जुन देव थे जब नेपाल जाते हैं तो वो भारत के जो पाल कला था उसका भी विकास अपने क्षेत्रों में करते हैं। वहीं तिब्बत की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पाल कला प्रसार अतिथि दीपांकर श्री ज्ञान 11वीं सदी के माध्यम से हुआ। ध्यान रखिए, उनका नाम याद रखिएगा, अतिश दीपांकर श्री ज्ञान, उनके द्वारा क्या होता है, विस्तार किया जाता है। पाल कला के प्रसिद्ध आंकलन आपको विद्वान माने जाते हैं इनको, जो तिब्बत में इनका विस्तार, इनके द्वारा मठों का निर्माण किया जाता है। तिब्बती मठों का जो मोनेस्ट्रिट है, अनेक मठों जो मोनेस्ट्रिक होते हैं तिब्बत में, पाल शैली की मूर्तियों से प्रभावित होकर उनका निर्माण होना शुरू हुआ। और ध्यान रखिएगा, जो अभी भी मूर्तियां और चित्रकला को संरक्षित रखा गया है। यहाँ पर थंका चित्रों के बंगाल की पांडुलिपि चित्रकला का झलक विशेष रूप से दिखता है, जो आपको तिब्बत से प्रभावित होकर भारतीय पाल कला में आती हुई दिखेगी। इसी तरीके से श्रीलंका में पाल कला की बौद्ध प्रतिमाएं, वज्रयान संबंधी मूर्तियां मिली। बंगाल के शिल्प जो है, शिल्प से समानता, बंगाल के शिल्प से समानता रखती थी वो, तो यह श्रीलंका में प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म का वज्रयान जो स्वरूप था वो क्या होता है, पाल कला के तत्व भी यहाँ पर पहुँचे, जो श्रीलंका में देखने को मिले, वहाँ कुछ मूर्तियाँ आपको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से बिहार में, भारत में और विदेशों में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तीनों आपका वर्गीकरण करके दे दिया गया है। तो आप इसे जरूर साक्ष्य के तौर पर रखिएगा, बहुत विस्तृत आपको दे दिया गया है। अब इसे क्या करना आपकी क्षमता है, आपको क्या करना है, लास्ट में
उसको समराइज करना, क्रिप्स नोट्स बनाना है, जिसके माध्यम से आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछे उस तरीके से उत्तर दे पाए। नहीं तो क्या होगा ना, इतना बेहतर कंटेंट देने के बावजूद अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो समस्या वही हो जाए ढाक के 3 पात वाला, कि सामने वाला मेहनत कर रहा है पर सामने जो हमारा जो सामने वाला सुन रहा है, श्रोता सुन रहा है, वो केवल वही कॉन्सेप्ट पर चल रहा है, जिसके माध्यम से केवल औसत नंबर मिल रहा है। 38 नंबर के क्वेश्चन में मात्र आपको 17, 16, 18, 19 नंबर मिले। अरे 22, 25 भी लिए जा सकते हैं, पर तथ्य और आंकड़े दीजिएगा तब ना। मैंने किसी भी स्लाइड में देखिए बिना तथ्य की बात किया, हर स्लाइड में आपको कुछ ना कुछ उदाहरण है, कुछ राइटर का बुक है, कुछ तथ्य के आधार पर बातें की गई है। अगर आप ऐसे ही लिखिएगा आपका भी उत्तर नंबर ऐसे ही मिलेगा। चलिए आलोचनात्मक परीक्षण की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जब हम पाल कला के इतिहास की बात करते हैं 8 से 12वीं शताब्दी के बीच का विशिष्ट और सृजनकाली युग के तौर पर हम इसे जानते हैं। किस प्रकार से विशिष्ट और सृजनशील युग के तौर पर ध्यान रखिए कला, धर्म और दर्शन का अद्भुत संगम यहाँ होता हुआ दिखेगा। पर इसी के संदर्भ में पाल शासक न केवल बौद्ध धर्म के संरक्षण के अनेक विहारों, स्तूपों, मंदिरों, मूर्तियों का भी संरक्षण करते हुए दिखेंगे, पर इसके सुसंगठित कलात्मक परंपरा की स्थापना करते हैं। परंतु प्रत्येक युग के काल में जो भी कला विकास हुआ वो आलोचना से परे नहीं है। उसकी आलोचना की गई है, उसकी सीमाओं के साथ की गई होगी, उसकी विशेषताओं के साथ की होगी, उसके निर्माण शैली से की गई होगी। तो इस आधार पर पाल कला भी अछूता नहीं रहता है, वो भी इसके आधार पर आलोचना की जाती है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे आलोचना की दृष्टि में तकनीकी निपुणता की बात हो जाएगी, विषय वस्तु की बात हो जाएगी, शैलीगत विशेषताएं, धार्मिक प्रभाव, उनके सौंदर्य बोध के आधार पर आलोचना की जा सकती है। अब ध्यान रखिए, जब आलोचनात्मक परीक्षण हमें यह समझने का अवसर देता है कि इस युग की कलात्मक उपलब्धियां भारतीय कला के विकास में कहाँ तक योगदान देती है और किन बिंदुओं पर ध्यान रखिए अपने पूर्ववर्ती और समकालीन शैलियों से भिन्न या सीमित रही, यह आलोचनात्मक परीक्षण हमें बताता है। तो ये कम से कम भूमिका निर्माण करते हुए आ जाइएगा आलोचनात्मक। आलोचना में आप क्या लिख सकते हैं? आलोचना में आप इन रूपों को लिख सकते हैं कि अत्यधिक धार्मिक निर्भरता था, विषय वस्तु एक रूपता और पुनरावृत्ति हुई थी, यथार्थवाद की कमी थी, पूर्ववर्ती शैलियों का अनुकरण था। ये 4 मुख्य आधार लिख सकते हैं, जिसके आधार पर आप इसका आलोचना कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब अत्यधिक धार्मिक निर्भरता की बात करें तो महायान और वज्रयान की ही मुख्य बौद्ध की मूर्तियां आपको स्थापत्य में देखने को मिलती है। तो इसका मतलब पूरा बौद्ध ही सबसे ज़्यादा था। हालांकि कुछ मात्रा में हिंदू के भी थे, पर उतनी मात्रात्मक उससे उनकी वृद्धि नहीं हुई थी। तो यह एक एक अत्यधिक धार्मिक निर्भरता पर था। अब चित्र केवल बौद्ध देवी देवताओं, तांत्रिक प्रतीकों या बौद्धिसत्वों पर ही अधिक केंद्रित हो गया था। यह भी याद रखना, धर्म केंद्रित और एकांगी बन गया, केवल एक ही धर्म को अत्यधिक बल दिया जाने लगा। तो यह एक नेगेटिव पक्ष है। सामाजिक जीवन, प्रकृति और जन भावनाओं की झलक लगभग अनुपस्थित हुई, क्योंकि वज्रयान का जो तांत्रिक कॉन्सेप्ट था यहाँ आ गया और मूर्तियों में, स्थापत्य में, सभी जगह यह देखने को मिल गया। तो इस तरीके से व्यवहार में आपको यह एकांगी कॉन्सेप्ट लेकर आता है। विषय वस्तु, एकरूपता और पुनरावृत्ति, जैसे बुध और तारा आकृतियाँ बार बार लगभग सभी जगह मिलने लगी। अगर 100 मूर्तियां बनी है तो मान के चलिए 60 से 70 मूर्तियां केवल इन्हीं दोनों की बनी है। तो केवल एक ही रूप के मूर्तियों का निर्माण आपको देखने को मिलता है, पुनरावृत्ति बार बार होता है। और चेहरे पर भाव, मुद्रा, आभूषण, शैली, रचनात्मक विविधता का भी अभाव दिखाई देने लगता है, जो महत्वपूर्ण रूप से यह किसी कला के लिए सही नहीं है। हालांकि ध्यान रखिएगा समकालीन दौर का सबसे स्वर्ण युग रहा था। दोहराव काल की बात करें कला की, जैसे स्वाभाविक जीवनता और नवीनता को कम देखना, जैसे कि गुप्त काल में विविधता देखा गया, मौर्य काल में देखा गया, इस तरीके का यहाँ नहीं था। यथार्थवाद की कमी, अत्यधिक आदर्शवादी और प्रतीकात्मक रूप लेना लगा। भाव भनी कॉन्सेप्ट जो था अत्यधिक दिखाया जाने लगा, जिसके माध्यम से लोग क्या हुए, सामाजिक जीवन से जुड़ नहीं पाए। तो बाद के दिनों में कुछ ही वर्षों के बाद देखते हैं कला, जैसे ही पाल वंश समाप्त होता है, इसके संरक्षण का अभाव दिखता है, तो पाल कला का सांस्कृतिक उद्भव कम होना शुरू हो जाता है। तो यह भी ध्यान रखिए। मानव शरीर प्राकृतिक बनावट, गति की जगह धमसन स्थित और निराकार भाव पर बल दिया जाना। निराकार भाव अर्थात जब अलौकिक शक्तियों के रूप में इसको प्रचलित किया जाने लगा। पूर्ववर्ती शैलियों का अनुकरण, जैसे गुप्ता काल का गहरा प्रभाव देखने को मिला। तकनीकी सुधार, हालांकि पाल कलाओं में तकनीकी सुधार किए, पर प्रभाव गुप्ता से होता हुआ दिखता है। नवीन शैलीकृत प्रयोगों की कमी हुई, अर्थात नवीन कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया था। हाँ, निपुणता लाई गई, जो पूर्ववर्ती कला शैली थी उसको निपुणता लाया गया। एक चीज़ बस किया गया, कांस्य मूर्तियों को बेहतर और किया गया। ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कुछ विद्वान जैसे जेम्स फर्गुसन और आरसी मजूमदार मानते हैं पाल कला गुप्त शैली की छाया मात्र बनकर रह गया। ये याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्या पाल कला मात्र गुप्त कलाओं का छाया मात्र है? स्पष्ट करें।
अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछ दिया जाता है तो आप फर्ग्यूसन और मजुमदार के कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं और इसी आधार पर उसकी आलोचना की जाती है। और इस प्रकार की आलोचना देखिए तार्किक है, ऐसे नहीं कि केवल इसी आधार पर की जा रही है। आप जब पूरा पढ़िएगा तो उसमें आप देखिएगा। इसके अतिरिक्त 3 और हैं, जहाँ आम जनता से दूरी हो गया, प्राकृतिक तत्वों की अपेक्षा होगी, तांत्रिक प्रभाव की जटिलता आपको आने लगा इस कला में। जैसे हम बात करते हैं आम जनता की दूरी की बात करते हैं तो राजा मठाधीशों का संरक्षण यहाँ देखने को मिलता है। बौद्ध विहारों और विद्यालयों की धार्मिक स्थलों को सीमित कर दिया गया, केवल वहीं तक हो गया। जनजीवन तक लोगों को पहुँच, जैसे मौर्य कला, गुप्त कला को याद कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, पहुंचाई गई थी। राजसी आश्रय तो दिए ही गए थे, पर लोगों तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी कलाओं को भी विकास किया गया था। अब है आम जीवन, लौकिक जो संस्कृतियाँ हैं, ग्रामीण अर्थात का अभाव था, जिससे सामाजिक रूप से संकीर्ण प्राकृतिक रूप देना लगा, संकीर्ण रूप देने लगा, जनजीवन से लोग जुड़ने नहीं लगे। तो क्या होता है, हमसे और आपसे जुड़ा हुआ चीज़ नहीं रहेगा, उसका उपयोगिता समय के साथ समाप्त होने लगता है। जब तक हमसे और आपसे कोई चीज़ें नहीं जुड़ी रहेगी उसका डिमांड होगा ही नहीं। तो यही कला का यह अच्छी रूप हो गया। प्राकृतिक तत्वों की उपेक्षा, जैसे मूर्तियों, चित्रों में वृक्ष, पशु, पक्षी और प्राकृतिक परिवेश का चित्रण बहुत कम मिलता है। हालांकि कुछ मूर्तियों में मिला पर वो अनुपात में कम था। जो हमारी पूरे सभ्यता, हमारे सनातन संस्कृति का एक सभ्यता रहा है कि हम प्राकृतिक मूलक रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो हम जिसकी अभी तक लिपियाँ नहीं पढ़ पाए, वो भी हमारा क्या था, प्राकृतिक पूजक था ना। तो आपको सोच के देखिएगा, जब हम मूल कॉन्सेप्ट को ही भूल जा रहे हैं तो आपको कलात्मक आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका ह्रास होता हुआ दिखेगा। तो यही मूल कारण था कि हम प्राकृतिक परिवेश से बाहर हो गए। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके कारण वातावरण भावनात्मक रूप से एकांगी और कठोर लगता है। वज्रयान का कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ कोडिंग कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया, जिसके माध्यम से और भी जटिल आ गए। तांत्रिक प्रभाव जटिलता के तौर पर कई मूर्तियाँ गुण और रहस्यमय प्रतीकों के तौर पर बनाई जाने लगी, जिसके माध्यम से क्या हुआ, सामान्य जन के लिए समझना कठिन हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिस्टम कंप्यूटर दे दिया, पर उसका कोडिंग कैसे होगा, अगर वही मैं आपको दे दिया और वो आप समझ ही नहीं पा रहे तो उसका उपयोग आप कीजिएगा। पर एक कंप्यूटर का उपयोग आप कर सकते हैं। सिंपल सा यही है कि जब तक समान जन जीवन को समझने वाली मूर्तियाँ नहीं रहेगी, उसका संरक्षण वो कैसे करेंगे। सिंपल सा, जैसे ही देखेंगे कुछ विशिष्ट प्रकार की मूर्तियां हैं जिस पर तांत्रिक प्रभाव अधिक दिख रहा है, तो वो ऐसे ही भारत का लोग भाग। आज भी अंधविश्वास के लोग ऐसे हैं कि चौराहे पर लोग कुछ रख देते हैं तो उनको लांघते नहीं हैं। वो धार्मिक विश्वास है, माना जा सकता है, पर उससे सचेत होकर चलते हैं ना। वही कॉन्सेप्ट अपना के देखिए, अगर कहीं मूर्ति स्थापित करें, कहीं मूर्तियाँ मिल गई, अब इस प्रकार तांत्रिक प्रभाव रहा तो लोग उसको उठाएंगे भी नहीं, उसको संरक्षित भी नहीं करेंगे। हो सके तो मिट्टी और डाल देंगे कि लोग इसका प्रभाव कम रहे। तो यही मूल कारण था, इनके पतन का कारण था। बाद के दिनों में यही सब उभर कर आया। तो यह सब कारण आपको ध्यान में, जिसके कारण लोकप्रिय और सार्वभौमिक चित्रण कमजोर हो गया। मूल कारण ये था, सार्वभौमिक गुण जो होना चाहिए था, हमसे आपसे जोड़ने वाली प्रकृति जिसमें होनी चाहिए थी प्रवृत्तियाँ, वो कहीं ना कहीं पाल कला के अंतिम दौर में यह कम होता हुआ दिखा वज्रयान के प्रभाव में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने, जिसके आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें जो समान तौर पर प्रासंगिकता की बात होगी, तो प्रासंगिकता कैसी होगी, तो उसको जस्ट अपोजिट कर देना। जो बातें आप लोगों ने पढ़ा भी आलोचना के तौर पर, या जो पहले भूमिका से लेकर अभी तक पढ़े, उसको क्या करना, शब्द दे देना। तो कुल मिलाकर बात करते हैं, जब रचनात्मक युग की बात होती है भारतीय कला और संस्कृति की 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाल शासकों के दौर में, तो ध्यान क्या रखना, न केवल बौद्ध कला को नया जीवन दिया, बल्कि यह मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अमिट छाप हुआ। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को विचारकों का राय भी बताया। किसी ने स्वर्ण युग बोल दिया, किसी ने कांस्य युग का स्वर्ण युग बोल दिया, किसी ने सेतु बंधु बता दिया। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को याद रखना। भारतीय सौंदर्य बोध आध्यात्मिकता और तकनीकी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण बोलते हैं। वही आधुनिक युग में जब कला केवल मनोरंजन मात्र माना जाता था, सौंदर्य और दृष्टिकोण से नहीं, तो बल्कि सांस्कृतिक पहचान और विरासत के प्रतीक के रूप में यह पाल कला हमें देता है। तो इस तरीके से इसकी वर्तमान प्रासंगिकता बनी रहती है। भाई इससे जुड़े रहो अभी भी। ध्यान रखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की साझा सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक एकता का प्रेरक प्रतीक बना के उभार कर लाया गया। बाद के दिनों में पाल शासकों के द्वारा इसे भी संरक्षित किया गया। तभी तो बंगाल के क्षेत्रों में अभी भी इसका वर्चस्व देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वज्रयान को बढ़ाने में, देखिए भले वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट से आप समझ रहे होंगे वज्रयान को तांत्रिक रूप से, तांत्रिक हमेशा सही नहीं, गलत नहीं होता, सही भी कुछ तांत्रिक विधाएँ होती है। उसका संरक्षण करने में बहुत पाल कला बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। नहीं तो हम समझ ही नहीं पाते। हमारे कॉन्सेप्ट में, बौद्ध कॉन्सेप्ट में तांत्रिक कॉन्सेप्ट भी इस रूप से उभर कर आया था, जो लोगों को सहयोग कर रहा था। अब ध्यान रखिएगा,
वर्तमान समय में वैश्वीकरण और तकनीकी युग में ध्यान रखिए कला के स्वरूप बदल दिया है। तब पाल कला हमें परंपरा और आधुनिकता से जोड़कर रखता है कि बीच संतुलन कैसे हो सकता है, आध्यात्मिकता और शिल्प कौशल के संगम कैसे हो सकते हैं, भारतीय कला की जड़ों की ओर लौट कैसे सकते हैं, इसकी महत्वपूर्ण पराकाष्ठा आपको पाल कला के कलाओं में देखा जा सकता है। हम अपने जैसे हम पूर्ववर्ती, क्योंकि यह गुप्त कला के छत्र छाया के तौर पर देखने को मिला था ना, तो हमारे पूर्ववर्ती क्या कर रहे थे, हम बाद के दिनों में क्या दे सकते हैं, इसके बीच का संतुलन बिंदु इसे बोल सकते हैं। तो जैसे वर्तमान में तकनीक हमें क्या सिखाता, नई चीज़ें सिखाती है, पर उससे इसके एवज में हम क्या अपनी पुरातन सभ्यताओं को, पुरातन संस्कृतियों को भूल जाए? नहीं। तो हम सेतु के तौर पर काम कर सकते हैं। तो यह बताया हमें पाल कला ने। अब ध्यान रखिएगा, इस दृष्टि से पाल कला का केवल अतीत गौरव नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के बीच एक सांस्कृतिक मार्गदर्शक के रूप में प्रासंगिक पक्ष हमें देखने को मिलता है। देखिए, केवल इसको ना गौरव का पक्ष मत मानिए, अतीत में कुछ गौरव का पक्ष है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के बीच एक सांस्कृतिक मार्गदर्शक के तौर पर। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल कंप्यूटर का या उन्नत कॉन्सेप्ट जैसे एआई का कॉन्सेप्ट मैंने अभी बोल रहा हूं, तो क्या याद रखना है कि नए तकनीक आने का मतलब यह नहीं कि पुराने संस्कृति, पुरानी सभ्यता, पुरानी रहन सहन, पुराने कलाकृतियां विकास जो हमारे रहे हैं, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, उसको छोड़ देना है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी दुर्गा पूजा मनाए होंगे, अभी दीपावली मनाए होंगे, अपनी संस्कृति से जुड़कर अपने सभ्यताओं का सृजन कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को, अपने लोगों को सिखा रहे हैं। हाँ, उसमें आधुनिकता ये आ गई है कि हम दिया जलाने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, भूख भके लाइट जला रहे हैं, और उसके बाद बहुत से स्ट्रीट लाइट जला रहे हैं, जिसके माध्यम से चमक ज़्यादा आ गई है। पटाखे हम अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, पर उस समय के साथ बदल रहा है ना, तो वो ज़रूरी है। पर इसके साथ साथ हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, अभी भी लक्ष्मी माँ का पूजा कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को आराधना सिखा रहे थे। यही चीज़ें आपको समझनी है कि ये कॉन्सेप्ट वही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी अब छठ का पूजा, अब छठ में जो बिहार के लोग होंगे, दुनिया के किसी कोने में होंगे, वो अपने छठ को नहीं छोड़ेंगे। अब याद रखिएगा, अमेरिका हो या इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, तो हम इसी तरह आधुनिकता के साथ भी जीना चाहते हैं। जो आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में, वो भी छोटे से क्षेत्रों में रह के छठ पूजा मनाएगा, तो इसका मतलब सांस्कृतिक विरासत को नहीं छोड़ना चाहिए। यह पाल कला समझा रहा है हमें। तो आपको यह समझना होगा प्रासंगिकता कैसे बतानी है, हमको वर्तमान से जोड़ देना है। तो इसी तरीके इसका एग्जाम्पल पाल कला हमें देता है, और इस तरीके से एग्जाम्पल जब लिखिएगा ना प्रासंगिकता के पक्ष में, तो और भी बेहतर उभर कर सामने है। जैसे आपको ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने में यह महत्वपूर्ण योगदान दिलाता है। जैसे सांस्कृतिक पहचान शिल्पकला और तकनीकी प्रेरणा के तौर पर, शैक्षणिक और शोध केंद्र के तौर पर विकसित होता प्रासंगिकता वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिक पक्ष इसका निकल कर सामने आता है। वहीं पर आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी देता है। कुल मिलाकर वही सब बातें जो मैंने पहले बताई आपको। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद अगर नालंदा, विक्रमशिला, बोधगया, ये क्या कर रहा है, ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान। देखो हमारे समृद्ध में, हमारी संस्कृति में हमारे लोग क्या पहले कर रखे, ऐसा विश्वविद्यालय बना दिए जो विश्व में कहीं था ही नहीं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लोग नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में सीखने आते थे कि हमको ज्ञान दे दो भाई, हमको कुछ सिखा दो। तुम जाके आज इंग्लिश बतिया रहे हो। अमेरिका और यूरोप में तो ऐसे कॉन्सेप्ट थे भी नहीं जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट की बात करें। अभी ना तुम लोग हीरो बन रहे हो, अभी तो तुम सबसे ज़्यादा समझ रहे हो, पर यह समय है, राजनीति प्रभाव के कारण कम हो गया, प्रशासनिक अशुद्धता के कारण प्रभाव, लोगों में इस प्रकार के मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया जो लोग हमारे संस्कृति को ही भूलना शुरू कर दिए, या फिर उसके बाद संरक्षण का अभाव रह गया, जिसके कारण आज पिछड़े इतना है, हमें पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यह कला भारतीय धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का संस्कृति केंद्र बताया गया। इसी तरीके से जब हम शिल्पकला की बात करें, कांस्य का प्रस्तर और स्थापत्य संरचना, पांडुलिपि, चित्रण, आज भी कलाकारों को क्या करता है, मजबूती देता है। वो कला सीख कर आए आज, तो तभी तो हम वैक्स वाला अभी भी मूर्तियों का निर्माण कर। दीपावली में आपको हजारों ऐसी मूर्तियां मिलेगी जो इस प्रकार के साँचे पर आधार पर बनाए गए। कांस्य मूर्ति ऐसे मिलेगा जो अभी तकनीक का प्रयोग कर रहा है। तो आप इसकी प्रासंगिकता देख सकते हैं। मूर्ति कला, वास्तुकला और डिजिटल कला की पाल शैली में संतुलित रेखाएं, मुद्राएं, अभिव्यक्तियां देखने को मिलती है। अभी डिजिटल युग में भी जब हम किसी के भाव दिखाना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ पाते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी प्रासंगिकता अभी तक बनी। शैक्षणिक और शोध केंद्र की बात करें, अध्यात्म, इतिहास और कला इतिहास अध्ययन केंद्र शोध रहा है, तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि जब हम मौर्य काल से आते हैं तो यह केंद्र बिंदु हमारा रहा शिक्षा केंद्रों के तौर पर, तो लोग सीखने आते थे। अभी भी हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जो बनाया गया, नवीन नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जो पुराना रूप में ही बनाया गया है, ध्यान रखिएगा उसका जब स्ट्रक्चर पुराने कॉन्सेप्ट पर है, पर लोग अभी भी बहुत से देशों से लोग, विदेशी लोग आके अभी वहाँ पर एडमिशन लिए हैं। तो इस तरीके से समझिएगा, यह केंद्र बिंदु रहा। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय का अवशेष
यही बात बताते हैं कि हमारा इतिहास का रहा, वर्तमान में इसे और उन्नत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें तो नेपाल, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया में यह मूर्तिकला, स्थापत्य कला के तौर पर विकसित होता हुआ दिखता है, लोगों को जोड़ कर रखता है। तो यह द्विपक्षीय संबंधों को जब भी हम स्थापित करते हैं, वर्तमान जो प्रधानमंत्री है इनको बहुत अच्छा आता है इनको समझाना। अगर मंगोलिया भी जाएंगे तो बोलेंगे अरे भाई हमारे साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध रहा है पुरातन काल से, वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे आपको सुनते हो कभी रूस में जब हम संबंध स्थापित करे थे, जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो क्या बताता है, यही बताता है कि भाई तुम्हारा संस्कृति हमसे जुड़ा हुआ है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो ऐसे ही जब हम द्विपक्षीय संबंध दक्षिण पूर्व एशिया में जाते हैं ना, बौद्ध धर्म को आगे रख देते हैं, बौद्ध संस्कृति को आगे रख देते हैं, पाल कला से संस्कृति को आगे रख देते हैं। या तो इस प्रकार का देख रहे हैं, अभी G20 का जब मंच हुआ था उस समय क्या किया गया था, बौद्ध मधुबनी का, पाल कला का ये जो मूर्तियां थी, फिर मधुबनी का शॉल था, भागलपुर का शॉल था, वो वितरित किया गया, जूट से बना हुआ झोला वितरित किया गया। तो क्या होता, सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ने का प्रयास करता है। लोग व्यापार से कम जुड़ेंगे, जैसे ही बोल रहे तुम मेरे डीएनए के साथ जुड़े हुए काम कर रहे थे, हमारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे पूर्वज थे, भाई भाई थे, तुम आज क्या इंग्लिश बतिया रहे हो, साथ में आ जाओ। तो इस तरीके से क्या होता है, जुड़ाव केंद्र बिंदु बनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व द्विपक्षीय संबंधों के साथ जोड़ देता है। उसके बाद पर्यटन क्या होता है, वहाँ के लोग दिखने आते हैं, सीखने आते हैं। अभी भी अगर हम जैसे हिंदुओं के लिए 4 तीर्थ स्थल इम्पॉर्टेंट है, मुस्लिमों के लिए मक्का इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म जिन जिन देशों में है, अगर वो भारत आके नालंदा नहीं जाएंगे, सारनाथ नहीं जाएंगे, या तो कुशीनगर नहीं जाएंगे, उनका जीवन सफल नहीं है। तो जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारे तीर्थस्थल, वैसे बौद्ध धर्मों के लिए हमारे भारतीय क्षेत्र में स्थित जो क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट। तो क्या होता है, विदेशी पर्यटक आते हैं, मुद्रा भी आता है, द्विपक्षीय संबंध भी बनता है और बेहतर हम कर भी पाते हैं। ये सब सारी चीज़ें याद रखें। आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र के तौर पर निहित ध्यान, शांति और करुणा का संदेश आज भी लोगों को प्रासंगिक करता है। बौद्ध धर्म किसी भी रूप से रहा हो, वो क्या करता है, आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश के तौर पर हमारी जो कलात्मक विकास है उसको जोड़ कर रखता है। अब इसके धार्मिक सहिष्णुता, मानसिक संतुलन और नैतिकता की बात आदर्श के तौर पर अभी भी देखते हैं। जब हमें शांति चाहिए, बौद्ध की मूर्ति का प्रतीक दिखाया जाता है। रीजन क्या है कि आप देखते होंगे इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, जैसे आप चीन में लाफिंग बुद्धा की बात करते हैं ना, लाफिंग बुद्धा की, वो क्या करता है, यही सब बातें होता है ना कि हम धार्मिक सहिष्णुता, मानसिक संतुलन बनाना हो तो हमको बौद्ध धर्म की ओर जाना होगा, उनके ध्यान में उनको देखना होगा। तो पाल कला इसको उत्कृष्ट रूप से सामने लेकर आता है। इसी सारी चीज़ों को समझिएगा। अब याद रखना है, इसके निष्कर्ष पे आइए। सारी बातें समाप्त हो गई, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि निष्कर्ष में आपको क्या करना है, क्या लिखना है। वही बातें लिखनी है जो आप अभी तक पढ़े हैं, जो सुने हैं, उसको निष्कर्ष में डाल देना है। जैसे निष्कर्ष के तौर पर हम बात करें तो ध्यान क्या रखना है कि जब निष्कर्ष का निर्माण करें कुछ मानक शब्दों का प्रयोग जरूर कीजिए। मेरा यह पर्सनल मानना, क्योंकि सतही जब निष्कर्ष लिखा जाता है तो एग्जामिनर यही सोचता है, जो कॉपी चेक कर रहा है आपका, यही सोचता है कि भाई बीच का कंटेंट क्या होगा, जो सब कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि बीच का सभी कंटेंट सेम होते हैं। तो याद रखना, यह आपका अपना होना चाहिए, भूमिका अपना होना चाहिए। तो मेरे शब्दों में कुछ शब्दों का प्रयोग आप देखिएगा। जैसे पाल कला भारतीय कला संस्कृति का वह स्वर्णिम धारा है जिसमें अध्याय, सौंदर्य, शिल्प कौशल का अद्भुत संगम प्रभावित होता है। या सरल शब्दों में यह भी आप लिख सकते हैं कि पाल कला भारतीय संस्कृति का वह स्वर्णिम अध्याय देखा जा सकता है जो अध्यात्म, सौंदर्य, शिल्प कला कौशल का अद्भुत प्रस्तुतिकरण करता है, अद्भुत संगम का रूप देता है। यह आप सरल शब्दों में लिख सकते हैं। यह केवल मूर्तियों, चित्रों और स्थापित समूह नहीं बल्कि भारतीय आत्मा की सृजन गाथा, करुणा की अभिव्यक्ति और ध्यान की अनुभूति का साकार रूप देती है। देखिए 3 शब्द से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि जो भारत की आत्म गाथा का जो सृजन है वो किस रूप से, सनातन है, बौद्ध धर्म है। हमारा जो जीवन से जुड़कर, प्रकृति से जुड़कर रहने का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है पाल कला। करुणा की अभिव्यक्ति, हम मानव को किस रूप से देखते हैं, स्त्रियों को किस रूप से देखते हैं, या अलौकिक शक्तियों को किस रूप से देखते हैं, तो इस रूप से देखते हैं भाई, इसी रूप से देखते हैं। ध्यान और अनुभूति, जब हम बहुत अंतर्विरोध में हो जाएंगे तो क्या करते, ध्यान करते। बौद्ध धर्म ये हमें बेहतर सिखाता है। तो पाल कला इसका जीवंत उदाहरण देता है भाई, देख लो इस तरीके से। अब पाल कला की कलाकृति आपने कोमल आकारों, लयबद्ध रेखाओं और संतुलित अनुपातों के माध्यम से ऐसी दिव्य सौंदर्य दृष्टि प्रस्तुत करते जिसे समय की सीमाओं को लांघकर आज भी क्या है, मन मोह लेती है या प्रासंगिक बना देती है उसको। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देते। देखिए समय की सीमा नहीं बनता है कि हाँ यह पाल कला का 8 से 12वीं शताब्दी, अरे लगेगा ये तो हमसे जुड़ा हुआ आज का।
आज का है कि हम अपने लौकिक शक्तियों के साथ ऐसे जुड़ाव करते, प्राकृतिक शक्तियों से ऐसे जुड़ाव कर रखना चाहते हैं, या मानव का क्या, महिलाओं का क्या, नारी का क्या भाव है वो बताता है। तो यह हमसे अभी जोड़ देता है, मन मोह लेता है। अभी मूर्तियों को देखिएगा, और इसको ऐसे नहीं समझिए शब्दों में, यह सब शब्द मैं कैसे लिख रहा हूँ, जाइए म्यूजियम में जाके देखिए। पटना के, अगर पटना में आप लोग रहते हैं तो पटना के म्यूजियम में जाके वो विजिट कीजिए, अपने बिजी शेड्यूल से जाके क्या कीजिए, निकाल के 1-2 घंटा पटना म्यूजियम का दायरा कीजिए, या किसी भी अपने जहाँ रह रहे हैं, जिस स्टेट के हैं आप, अपने स्टेट के म्यूजियम में जाइए, वहाँ की मूर्तियों को जाकर देखिए, किसी कला का क्या प्रभाव होता है आपको तुरंत समझ, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, नहीं ये शब्द क्यों लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। नालंदा, विक्रमशिला, महाविहार जैसे स्थापत्य केवल पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि ज्ञान, साधना और कला का जीवंत मंदिर माना गया या माना जा सकता है। इसे इस प्रकार शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि इस काल में कुछ पारंपरिक पुनरावृत्ति दृष्टिगोचर होती है। देखिए मैं एक ही शब्द में लिख दिया, पुनरावृत्ति दृष्टिगोचर हो सकता है, गुप्त काल, मौर्य काल या उसके समकालीन कलाओं से भी प्रभावित रहा होगा। अब तथापि इसकी आंतरिक गहराई, आध्यात्मिक ऊंचाई और कलात्मक मधुरय इसे क्या करता है, भारतीय कला का अनमोल रत्न बना देता है। हालांकि पुनरावृत्ति थी, पर इसकी विशेषता यह भी थी कि आंतरिक गहराई, अंदर की कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, आंतरिक ज्ञान की खोज करो, ये बताता है इस तरीके से। अतः पाल कला भारतीय संस्कृति की धरोहर व दीप दर्पण है, दीप स्तंभ है, जो कहता है जो ज्योति आज भी सृजन, संवेदना और सौंदर्य बोध के मार्ग को आलोकित करती है। देखिए इस प्रकार के मानक शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, या इसी प्रकार समतुल्य आप क्या करते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए, एक शब्द से पूरे इतिहास की व्याख्या कर दे, पाल काल गुप्त कला का आपको बता दे कि संबंध क्या है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए। हालांकि वीडियो लंबा हो गया, ये 2 घंटे का वीडियो हो गया, पर पूरा यह विशिष्ट रूप से बनाया गया था आप लोग के लिए। इसके बाद अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको बेहतर आप अपने शब्दों के साथ कर सकते हैं, अपने शब्दों के साथ जोड़कर इसको कर सकते हैं। तो निपुण सीरीज में आप लोग जरूर जुड़िए, इसमें जुड़िएगा तो आप कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस सीख पाइएगा। 3D जो मॉडल हम लोग बनाए, 3 मॉडल जो बनाए, 3D मॉडल, KU मॉडल, FOI मॉडल, उसके आधार पर ही आकलन आप कर पाइएगा, बेहतर सीख पाइएगा, बेहतर लिखने की क्षमता डेवलप कर पाइएगा ना। हवा हवाइया करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप बेहतर कंटेंट बनना चाहते हैं, बेहतर आप कॉम्पिटेंट किसी का बनना चाहते हैं, आप अच्छे रैंक से नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, इतना तो नॉलेज उस विषय पर होना चाहिए कि आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछे तो आप उत्तर लिख पाए बेहतर तरीके से, और किसी भी स्थिति में आपका उत्तर औसती रूप से नहीं देखा जाए। अगर कॉपी चेक करने के द्वारा किया जा रहा है तो केवल औसती सतह के आधार पर ना करें। ये आप जब करना चाहते हैं तो 100 डे के 75 डे के अंदर 100 टॉपिक को कवर करने की क्षमता हम लोग रख रहे हैं, तो उसी आधार पर हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ 50 MCQ पर भी PYQ आप लोग को दिया जाएगा, जो आप लोग को पहले सीजन 2.0 के तहत दिया जाता था, तो हम इस सीरीज के तहत आप लोग को और भी लाभ देंगे। कोई भी क्यूरी हो, दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और www.bodhyukticlasses.in पर क्या कर सकते हैं, विजिट करके हमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आप बेहतर कुछ सीख पा रहे होंगे, बेहतर कुछ जान पा रहे होंगे, और सबसे अलग तरीके से क्या हो रहा होगा, आपका इनब्रिंग हो रहा होगा। तो किसी टॉपिक को बेहतर बनाने का प्रयास हमारा, जो हमारी टीम का है, वो आगे भी जारी रहेगा। फिर नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।